सो है गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 4 फेब का। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 फेब और 3 फेब का भी न्यूज़पेपर का एनालिसिस कर रखा है। पर ये जो पर्टिकुलर एनालिसिस है ये थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यूनियन बजट की न्यूज़ है। ठीक है, की न्यूज़ है। तो अगर आपको यूनियन बजट के बारे में भी पढ़ना है तो आप ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ वाला पक्का देख लेना। इसके अलावा फिफ्थ और जो सिक्स्थ वाला आएगा ना, उसमें भी मैं थोड़ी यूनियन बजट की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ डालूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग 10 न्यूज़ और बची हैं जो मुझे कवर करनी है यूनियन बजट की। ठीक है, तो मैं फिफ्थ में और सिक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो इस सेशन की या इससे पुराने सेशंस की, तो आप ये पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कंटेंट की ओर चलते हैं। तो ये पहली जो 3 न्यूज़ है ना, ये यूनियन बजट से हैं। ठीक है, और जो बाकी की 3 न्यूज़ है वो आज के न्यूज़पेपर में से हैं। और ये सब सारी ही न्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैट के बारे में पढ़ेंगे एंड व्हाट इज़ दिस पार्शियल क्रेडिट गारंटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ 4 बड़े रिफॉर्म्स भी किए हैं, है ना, टू बूस्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ग्रीन एनर्जी। ठीक है, और इंडिया को थोड़ा राइस के एक्सपोर्ट पे भी थोड़ा फ़ायदा मिलने वाला है ना, राइस एक्सपोर्टर्स को थोड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो वो क्या है, यूएस ने जो टैरिफ कट किया है उसकी वजह से बैंक्स पे, हमारे इंडियन बैंक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, एक्सपोर्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो भी हम थोड़ा पढ़ेंगे, है ना। और ये थोड़ी जनरल न्यूज़ है, प्राइवेट सेक्टर टू बिल्ड अ इंडियाज 5th-gen फाइटर। ठीक है, इसके ऊपर भी हम बातें करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि देखो, हमने इन जो सेशंस करते हैं इसके अंदर हम स्टैटिक पार्ट कवर नहीं करते हैं। ठीक है, स्टैटिक पार्ट बिल्कुल भी कवर नहीं होता। मतलब अगर कोई न्यूज़ में पर्टिकुलरली स्टैटिक पार्ट की ज़रूरत है तो मैं वो डाल देता हूँ, है ना, लेकिन इसको मैं नॉर्मली कवर नहीं करता है ना, एक्सप्लिसिटली कवर नहीं करता। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं एक 15 मिनट का पर डे एक सेशन लेके आता हूँ, जिसके अंदर या सेगमेंट लेके आता हूँ जिसके अंदर जो है ना, मैं ये स्टैटिक पार्ट भी कवर करूँगा। जैसे यूनेस्को के ऊपर जो भी चीज़ें चल रही हैं ना अभी, और कोई डिफेंस एक्सरसाइज हैं वो इम्पोर्टेंट हैं तो उसके ऊपर, है ना। और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई सर्वे आ रहा है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर कोई सर्वे इंपॉर्टेंट आ चुका है तो फिर उसको मैं अलग से एक रिपोर्ट वाले सेक्शन में भी डाल दूंगा, है ना। ठीक है, वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर सर्वे आ रहा है तो उसके ऊपर भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम पहले से उसके ऊपर स्टैटिक पार्ट हम का डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हो गया है ना, ऐसे कुछ मेन अपॉइंटमेंट हुआ है जिस पे कोई पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बन सकता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बन सकता है, तो वैसी चीज़ें हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे 15 मिनट पर डे। तो कोई एक टॉपिक उठाया करूँगा, जैसे कोई रामसर साइट जुड़ गई है तो, है ना, वो अगर कोई ऐड हो गई है रामसर साइट तो उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। वो रामसर साइट कहाँ की है और क्या सिग्निफाई करती है, उसके आसपास की भी थोड़ी हिस्ट्री जान लेंगे, है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि न्यूज़ जो है ना डायरेक्ट नहीं आती। कोई रामसर साइट जुड़ी होती है मान लो, या ऐड हुई होती है, अगर वो राजस्थान में हुई है कोई पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके आसपास कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो ना, तो उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रामसर साइट तो आज जुड़ी और ऐसी और राजस्थान की जुड़ी, है ना, लेकिन उसके आसपास का जो एरिया है उसमें अगर कोई वाइल्ड लाइफ होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी या बर्ड सेंचुरी होगी, कुछ भी होगी, तो उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे करके वो करंट को स्टैटिक से जोड़ देते हैं और स्टैटिक का क्वेश्चन पूछते हैं और हमें लगता है कहाँ से आ गया है, वो करंट से ही आया होता है। तो कुछ ये मैं सोच रहा हूँ कि 15 मिनट वाला सेगमेंट भी स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताना कि या तो मैं ये स्टैटिक पार्ट इसी में जोड़ दूँ या मैं 15 मिनट वाला सेशन करूँ पर डे, है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ज़रूर। ठीक है, तो अब सेशन की ओर चलते हैं। तो पहला क्या है, पहला क्या बोल रहा है, पहली न्यूज़, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है पार्शियल क्रेडिट गारंटी टू डिरिस्क अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ठीक है, तो थोड़ा न्यूज़ पढ़ते हैं फिर उस पर बिल्डअप करेंगे। तो ये न्यूज़ क्या बोल रही है कि एक मेजर फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है टू एक्सकलरेट इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है एसेंशियली ये बता रही है प्राइवेट बिल्डर्स को और बैंक को कि भाई तुम जाओ और बिल्ड करो डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, इफ थिंग्स गो रॉन्ग, वी विल कवर अ पार्ट ऑफ योर लॉस। हम आपके साथ हैं संग में, है ना, हम आपको हेल्प करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि पार्शियल क्रेडिट गारंटी होती क्या है। तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल टर्म में एक इंश्योरेंस है लोन का। ठीक है, तो देखो,
नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोई बिल्डर है और हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, ये इनडायरेक्टली कस्टमर हो गए ना, ये कस्टमर हो गए बिल्डर के पास गया और बोला कि आप जो है ना हमारे लिए कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बना के दे दो, है ना, इस सिटी के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बना के दे दो, ठीक है। और वो बोलता है कि ठीक है, हाँ, प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग आएगा 1,000 करोड़ रुपए। तो भाई बिल्डर के पास इतना पैसा तो होता नहीं है, तो बिल्डर क्या करता है, बिल्डर जाता है बैंक के पास और बैंक को बोलता है कि देखो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हमारी, है ना, और वो थोड़ी देखो सोवेनियर है ना, सोवरेन बैकिंग रखती है, तो आप जो है ना इनको देखते हुए हमको लोन दे दो, वो भी 1,000 करोड़ का, ठीक है। लेकिन फिर बैंक जो है ना अपनी ड्यू डिलीजेंस करता है और देखता है कि भाई जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो सिटी है वो कितनी पावरफुल है, मतलब उसकी उसकी बैलेंस शीट कितनी अच्छी दिख रही है, उसकी बैलेंस शीट कितनी सही है ना, और उसका जो पर्टिकुलर बैलेंस शीट के अलावा ये भी देखता है कि वो कैसे पे करेगा, रीपेमेंट कैसे करेगा, तुमको कैसे रीपे करेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार तुम उसको प्लांट तो बना के दे दोगे, फिर उस प्लांट जब वो प्लांट ऑपरेशन में आएगा तो फिर तुम्हें वो जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो कैसे पे करेगा, तो रीपेमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठाता है। और फिर वो ये भी देखता है कि क्या जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो प्रॉपर्टी टैक्सेस को सही से ले पा रहा है, एफिशिएंटली कलेक्ट कर पा रहा है, ठीक है, और जो बाकी क्लियरेंस है वो सही से कर पा रहा है, क्या उनके पास बैलेंस शीट क्लियर है, तो ये सब चीज़ों को चेक करता है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है उनकी बैलेंस शीट इतनी अच्छी नहीं होती और उनका रीपेमेंट का तरीका भी सही नहीं होता, कभी कभी रीपेमेंट डिले भी हो जाता है, ठीक है, और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन भी थोड़ा डिलेड होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तुम्हारे पेमेंट को डिले करेगी और फिर तुम हमें इनडायरेक्टली हमारे पेमेंट को डिले करोगे, और क्या पता जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपैलिटी है, तुम्हें पैसा ही ना दे तो तुम हमें पैसा कैसे दोगे। तो बैंक जो है बहुत डरा रहता है, तो उस डर को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पार्शियल क्रेडिट गारंटी निकाली। तो एक बार देख लेते हैं सिनेरियो क्या है। एक प्राइवेट बिल्डर जो है कोई मैसिव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहता है सिटी के लिए, ठीक है, और उसको 1,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, पर बैंक को डर क्या है, बैंक बहुत डरे हुए हैं लैंड देने के लिए, मतलब लैंड करने के लिए। तो इसमें क्या है, व्हाट इफ़ द कंस्ट्रक्शन गेट स्टक्ड, भाई क्या पता कंस्ट्रक्शन ही, जो तुमने इनिशियल पैसा लिया है और कंस्ट्रक्शन फेज में गए हो तुम और तब तुम्हारा कंस्ट्रक्शन ही स्टार्ट ना हो पाए, भाई बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है ना, लैंड क्लियरेंस ना मिले, है ना, लैंड क्लियरेंस ना मिले, कुछ वर्क परमिट्स ना मिले, ठीक है, फॉरेस्ट क्लियरेंस ना मिले, ऐसी चीज़ें नहीं मिले और फिर तुम्हारा जो कंस्ट्रक्शन है वो डिले हो जाए। जितना तुम कंस्ट्रक्शन डिले करोगे उतना ऑपरेशनल फेज डिले हो जाएगा, और जितना ऑपरेशनल फेज डिले हो जाएगा उतना हमें पैसा नहीं मिलेगा, है ना। तो तुम 3 से 5 साल के बाद तुम पेमेंट करने की बात कर रहे हो तो तुम तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछती है। फिर पूछती है व्हाट इफ द म्यूनसिपैलिटी डज नॉट पे द डेवलपर ऑन टाइम, तुम्हें हमें ही पैसा, मतलब म्यूनसिपैलिटी बिल्डर को ही सही टाइम पे पैसा ना दे तो तुम हमें पैसा नहीं दे पाओगे, वही सेम चीज़ मैंने आपको बताया। तो ये डर रहता है बैंक को। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यही है, पीसीजी, पार्शियल क्रेडिट गारंटी सॉल्यूशन है। तो गवर्नमेंट ने थ्रू आउट न्यू फंड स्टेप इन और बोला कि बैंक को ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो डेवलपर है वो डिफ़ॉल्ट करता है किसी भी वजह से, हम आपको लगभग लोन का 20 से 30% बैक आपको दे देंगे पैसा वापस, है ना, गारंटी करते हैं इस चीज़ की। पर ये पार्शियल इन एस्पेक्ट, गवर्नमेंट ये वादा नहीं कर रही कि 100% जो रिस्क है उसको कवर कर रही है ना, ये नहीं कर रही, पर ये इंश्योर कर रही है कि हाँ आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। तो क्यों, अगर ये 20 से 30% ही पैसा वापस देगी लोन का, तो इसका मतलब बैंक को भी अपना काम करना है, बैंक को भी खुला नहीं छोड़ बैठ देना है कि हाँ कोई नहीं गवर्नमेंट है, नहीं भाई, बैंक को भी अपनी ड्यू डिलिजेंस तब भी अच्छे से करनी है। वो म्यूनसिपैलिटी का देखना है कि उनकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रॉन्ग है, और डेवलपर का भी देखना है कि उनकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या वो प्रोजेक्ट को कहीं बीच में छोड़ के तो नहीं भाग जाएंगे। तो वो सब चीज़ें भी ड्यू डिलिजेंस करना है बैंक को, ठीक है, बट इट कवर्स इनफ टू मेक द बैंक फील सेफ, ठीक। आगे क्या है, वाई इज दिस नीडेड स्पेसिफिकली फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्यों हुआ, हाईवेज के लिए क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन है, ये जैसे हमारे राज किरण राय हैं एमडी ऑफ नैफिट, वो थोड़ा एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन हाईलाइट करते हैं कि क्या होता है हाईवेज और अर्बन प्रोजेक्ट्स। देखो हाईवेज एक सेफ बेट है, क्यों, क्योंकि तुमने रोड बनाई, ठीक है, बिजनेस का मॉडल बहुत क्लियर है। क्या क्लियर है कि अगर एक कार वहाँ पर ड्राइव होती है तो वो कार जो है टोल पे करती है, और वो जो टोल पे हुआ वो डेवलपर की अर्निंग बन जाती है, और फिर जब वो डेवलपर अर्न करता है तो वो बैंक को पैसा दे देता है। तो बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर है और पैसा कैसे फ्लो हो रहा है ये भी बहुत क्लियर है। तो बैंक जो है ना ऐसी चीज़ को लैंड करना बहुत आसान समझता है कि हाँ भाई ठीक है हम कर देंगे, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल क्लियर है, आप सबका बहुत
आपका पैसा का जो फ्लो है, जो कैश फ्लो है, वो बहुत हमें अच्छी तरह दिख पा रहा है। लेकिन जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत रिस्की बेट होते हैं, क्योंकि जो कि प्रोजेक्ट जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट, ये जो थोड़े रिस्कियर होते हैं। क्या रिस्कियर होते हैं? रेवेन्यू अनसर्टेनिटी होती है। क्या सिटीजन पे करेंगे आपकी जो वाटर मीटर है आप लगाओगे, वाटर प्रोवाइड कराओगे, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराओगे, क्या सिटीजन आपको पे करेंगे टाइमली? ठीक है, क्या म्यूनसिपैलिटी के पास इतना फंड है टू पे द वेस्ट कलेक्टर्स? ठीक है, क्या मतलब इनडायरेक्टली बैंक यही क्वेश्चन कर रहा होता है कि भाई हमें हमें जो है ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का या म्युनिसिपैलिटी का जो है बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं दिख रहा है, और जो वो जो प्लांट बनाने की बातें कर रहा है उसका बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है, तो इसकी वजह से रिस्क है। तो बैंक या तो रिफ्यूज़ कर देता है लैंड करने से, या अगर लैंड भी करता है तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होता है, जिसकी वजह से कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाता है हमारे डेवलपर्स का। ठीक है, तो लॉरिंग द कैपिटल कॉस्ट को अब लो कैसे किया जाए? दिस इज एन इकोनॉमिक मैजिक ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो वही रिस्क प्रीमियम में भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बताया जा रहा है, इन तो बात तो सेम ही है। ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है तो बैंक जो है एक रिस्क प्रीमियम चार्ज करता है ना, बेस रेट से थोड़ा ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट रेट वसूलता है, तो उसको ही बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट रिस्की है। तो टोटल इंटरेस्ट रेट बेस रेट प्लस थोड़ा रिस्क ऐड करके 12% बन जाता है। लेकिन अगर गारंटी दे दी जाए, जो बैंक गारंटी देती है, तो उसकी वजह से जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब रिस्क प्रीमियम जो 4% था वो उसे 1% कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सेम चीज़ है, अब जो है इंटरेस्ट रेट 8 + 1 जो रिस्क प्रीमियम है वो हो जाएगा 9% टोटल। ठीक है, तो ये 3 का अंतर आ जाएगा, 3% का। तो इससे क्या है, पब्लिक बेनिफिट भी होगा। अगर कोई डेवलपर पे करेगा लेस इंटरेस्ट ऑन द लोन, तो जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वो भी कम जाएगा। और अगर टोटल कॉस्ट कम गया तो इसका मतलब जो भी वो सर्विस ऑफर करेंगे, जैसे वाटर सप्लाई है, बस राइड है, तो वो पब्लिक के लिए भी चीपर हो जाएंगी ना, वो भी पब्लिक के लिए भी चीपर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उनको कम कॉस्ट देना है। अगर इनको ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता तो ज़्यादा ये रेट बढ़ जाते, क्योंकि इनको ज़्यादा सर्विसिंग करनी है अपने लोन की, इसलिए। ठीक है, तो यही बात थी। अभी तक तो इजी लग रहा होगा, जैसे हम कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं ना। तो टारगेटिंग द कंस्ट्रक्शन फेज, देखो हर एक प्रोजेक्ट में 2 फेज होते हैं, कंस्ट्रक्शन फेज होता है और ऑपरेशनल फेज होता है। और हमेशा कंस्ट्रक्शन फेज बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने ये बोला है कि हमें यही पर्टिकुलर चीज़ को अपना स्ट्रॉन्ग करना है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फेज। क्यों कंस्ट्रक्शन फेज ज़्यादा मैटर करता है? ये फेज मैटर करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई इनकम नहीं आ रही होती, आपका जितना भी हो रहा होता है वो सारा एक्सपेंसेस में जाता है। ठीक है, तो रिस्क ये है कि आपको लैंड एक्विजिशन डिले हो सकता है, परमिट में इशू हो सकता है, या आपका सारा का सारा जो मनी है वो एग्जॉस्ट हो सकता है। ठीक है, बीच-बीच में, बिल्कुल बीच में, और फिर आप भाग ही जाओगे, इसको करोगे ही नहीं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके ऊपर जो है ना एक और चीज़ आती है, अगर नॉर्मली हम देखें ना हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जो होती हैं, उस पे बैंक गारंटी भी लेता है ना? गवर्नमेंट नॉर्मली बैंक गारंटी भी लेती है। ये एक अलग टॉपिक है। उसमें ऐसे ही दिखा रहा था कि वहाँ पर भी ऐसा होता है। ठीक है? तो वो इसलिए लेता है क्योंकि ये लोग भाग ना जाएँ, जो डेवलपर्स हैं भाग ना जाएँ। ठीक है? तो बैंक गारंटी ऐसे करके मतलब बहुत सारे, इसमें ये अलग टॉपिक है। इसको यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। ठीक है? हाँ, तो फिक्स क्या है, बाय प्रोवाइडिंग द गारंटी नाउ द गवर्नमेंट इंश्योर कि प्रोजेक्ट जो है स्टॉल नहीं होगा हाफ वे में। ठीक है, और ड्यू टू द फंड ड्राइंग अप, कि भाई फंड खत्म होगा, भाई खत्म, प्रोजेक्ट खत्म, वहाँ पर रोक दिया जाएगा प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं होगा। इनको लोन मिल जाएगा फिर। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, कौन इसको केटर करेगा? तो हमारा NCGTC है। तो आर्टिकल ये सजेस्ट कर रहा है कि गारंटी कौन देगा, गारंटी का राउट क्या होगा? गारंटी का राउट होगा कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी जो है वो इसको केटर करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेम बॉडी है जिसने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन मैनेज की थी फॉर स्मॉल बिजनेस ड्यूरिंग द कोविड-19। तो ये दिस पर्टिकुलर एजेंसी और दिस पर्टिकुलर बॉडी इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस एंड दे हैव अ एक्सपीरियंस सेटअप विद इन। ठीक है, तो जिसकी वजह से स्कीम को रोल आउट करना, ये जो स्कीम है, ये जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी की स्कीम है, इसको रोल आउट करना थोड़ा आसान हो जाएगा विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस। तो इसलिए इसी को ही चूज़ किया। तो ये प्राइवेट डेवलपर्स को क्या फ़ायदा होगा, इजीली उनको लोन मिल जाएगा। बैंक्स और लेंडर्स को क्या फ़ायदा होगा, उनका रिस्क मिटिगेट हो गया है, बिकॉज दे हैव अ गवर्नमेंट सेफ्टी नेट नाउ। ठीक है, और पब्लिक को क्या होगा कि उनको चीपर प्राइस पे सिटीज़ की जो पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ हैं उसको यूज़ करने का मौका मिलेगा। और इकोनॉमी जो है स्टॉल नहीं, मतलब जो लॉन्ग स्टॉल अर्बन प्रोजेक्ट होते हैं वो फाइनली अब बिल्ड होंगे, मतलब बिल्ड होना स्टार्ट होंगे। बिल्ड बेबी बिल्ड। ठीक है,
तो अभी अगली न्यूज़, ये तो बहुत आसान न्यूज़ थी, है ना। गवर्नमेंट ओवरहॉल्स मैट टू पुश कॉर्पोरेट टूवर्ड्स 22% सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ते हैं फिर इसके ऊपर बिल्डअप करेंगे। ये न्यूज़ क्या बोल रही है, एक मेजर स्ट्रक्चरल ओवरहाउलिंग हुई है कॉर्पोरेट टैक्सेशन सिस्टम की इन इंडिया। कॉर्पोरेट टैक्सेशन सिस्टम की इन इंडिया स्पेसिफिकली किस चीज़ को टारगेट किया गया, मैट को टारगेट किया। मैट की फुल फॉर्म होती है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे है क्या। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कह रही है कि हम चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि तुम जो है एक जो हमारा नया टैक्स रिजीम है ना, जो नया टैक्स रजीम है, जो सिंपलर टैक्स रजीम है, तुम उसमें स्विच हो जाओ। सारे कॉरपोरेट को बोल रही है कि जो तुम ओल्ड रजीम में फंसे हुए हो ना, ओल्ड टैक्स रजीम में फंसे हुए हो, इसको छोड़ो और न्यू में चले जाओ। ठीक है, पर ऐसे थोड़ा चले जाएंगे बोलने पे कि गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है, कॉर्पोरेट बोलेंगे ओके चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं जाएंगे। या तो गवर्नमेंट को फोर्सफुली इनको भेजना पड़ेगा इधर, या कुछ ऐसे ऐसे पैरामीटर्स में चेंज करना पड़ेगा कि ये मजबूर हो जाए कि इनको जाना ही पड़े इसमें। ठीक है, तो यही किया गवर्नमेंट ने, थोड़ा कुछ ऐसे पैरामीटर्स में चेंजेस किए, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए कि ये इन द एंड फ्यूचर में मजबूर हो जाएंगे कि इनको न्यू टैक्स रिजीम में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और गवर्नमेंट को बहुत नुकसान भी होता है ओल्ड ओल्ड टैक्स रिजीम से। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है ये बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो वही हम देखेंगे क्या है वो, है ना, दोनों क्या है। तो टू मेक यू मूव वी आर मेकिंग द ओल्ड सिस्टम लेस अट्रैक्टिव फॉर होल्डिंग द टैक्स क्रेडिट इवन दो वी स्लाइटली लोअर द मैट रेट। इन्होंने मैट रेट कम कर दिया है और जो क्रेडिट, जो टैक्स क्रेडिट्स हैं उसको ख़त्म कर दिया है, इसमें ऐसा कुछ किया है अभी, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है ना, दिख रहा है, दिखने में भी आ रहा है। तो अब डिस्कस करते हैं वो है क्या असलियत में, पढ़ते हैं थोड़ा, है ना। तो मैट क्या है, ठीक है। देखो मैट इनडायरेक्टली अगर थोड़ा पढ़ेंगे ना उसके बाद ही करते हैं ना, अभी इतनी जल्दी नहीं। एक लूप होल है। लूप होल क्या है, इन द पास्ट, इस लूप होल के थ्रू ही हम मैथ समझेंगे। ठीक है, इन द पास्ट कुछ प्रॉफिटेबल कंपनीज होती है ना, वो कुछ वेरियस एग्जाम्पन्स को यूज़ करती हैं, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बेनिफिट्स हो गए या एग्जाम्पन्स हो गए, है ना। एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। इन चीज़ों को यूज़ करके अपना जो टैक्सेबल इनकम होती है ना उसको जीरो दिखा देती है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट क्या बोल रही है, देखो हमने ये सब चीज़ें यूज़ करी हैं, तो अब जो हमारा टैक्सेबल इनकम है वो जीरो हो गई, तो इसका मतलब हम आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है ना। हम गवर्नमेंट को कोई पे नहीं करेंगे, कुछ भी टैक्स पे नहीं करेंगे। तो दे पेड नो टैक्स, बट प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने इन्होंने अपनी अकाउंटिंग बुक, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, अपनी टैक्स, जो टैक्स वाली बुक है उसके अंदर ये तो गवर्नमेंट को दिखा दिया ये चीज़ यूज़ करके कि हाँ हम कोई तुम्हें टैक्स पे नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो ज़ीरो है। बट डेस्पाइट वो दूसरी तरफ क्या शो करते हैं, वो ये शो करते हैं कि भाई हाँ हमने इस बार बहुत हाई प्रॉफिट बनाया, पर और हम आपको शेयर होल्डर्स को जो है ना एक अच्छा खासा डिविडेंड देंगे इस बार। तो ये दो चीज़ें कैसे हो रही हैं साइमल्टेनियसली कि भाई एक तो ये एक तरफ ये बोल रहे हैं कि टैक्स जो है, हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो ज़ीरो है तो हम कोई टैक्स नहीं दे पाएंगे, और दूसरी तरफ ये बोल रही है कि हमारे प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा हाई हैं कि हम जो है ना शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा डिविडेंड देंगे। पर ये तो दोनों ही अपोजिट बात हो गई ना। तो ये अपोजिट बात यही है, तो अपोजिट बात यही है। अभी इसको फिक्स, ये ऐसा हो जाता था, मान लो ये हो गया है ना, ये हो जाता है, मैं इसको प्रूव भी करूँगा कि कैसे हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको फिक्स करने के लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया मैट, जिसको बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये मैट इंट्रोड्यूस किया एज अ बैकअप टैक्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि कोई नहीं, तुम कैलकुलेट करो अपना टैक्स नॉर्मली, अगर वो बहुत कम आता है या बिल्कुल ही ज़ीरो आता है, पर स्टिल तुमको एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देना पड़ेगा ऑन योर बुक प्रॉफिट। चाहे तुम्हारा जो टैक्स है वो ज़ीरो है, टैक्सेबल इनकम ज़ीरो हो जाए, तब भी तुम्हें एक मिनिमम अल्टरनेट, एक ऐसा एक अलग से एक टैक्स देना पड़ेगा जिसकी वैल्यूएशन, जिसकी जो परसेंटेज है 15% है, और वो किस पे देना पड़ेगा, आपकी प्रॉफिट बुक्स पे, मतलब बुक प्रॉफिट पे। ठीक है, इस पे, ठीक है, इस हाई प्रॉफिट्स पे। तो यहाँ पर होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, देखो एक जो कॉर्पोरेट कंपनी है ना, कॉर्पोरेट कंपनी है वो तो ना दो तरीके से बुक मेंटेन करती है। ठीक है, एक तो टैक्स वाली बुक मेंटेन करती है, टैक्स बुक, एक शेयर होल्डर्स के लिए अलग बुक मेंटेन करती है। ठीक है, शेयर होल्डर्स बुक, जहाँ पर ये तो दिखाती है कि इनकी टैक्सेबल इनकम जो है इधर तो ज़ीरो है। ठीक है, और इधर दिखाती है कि जो इन्होंने बुक प्रॉफिट किया है, बुक का जो प्रॉफिट है
इस बार वो बहुत हाई था, ठीक है, मान लो 1000 करोड़ था, और इसकी वजह से ये डिविडेंड बहुत ज़्यादा देने वाले हैं अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, अपने शेयर होल्डर को खुश खुश करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो क्यों क्यों होता है, एक एक वर्ड यूज़ किया है इन्होंने, या तो ये जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को यूज़ करते हैं, उनके बेनिफिट्स को यूज़ करते हैं, ऐसे करके अपनी जो इनकम होती है ना, इनकम होती है उसमें से वो बेनिफिट्स माइनस कर देते हैं, और जब अपनी इनकम में से बहुत ज़्यादा बेनिफिट माइनस कर देते हैं तो इनकी जो इनकम टैक्सेबल इनकम आती है वो स्लिप्स या ब्रैकेट्स के अंदर आती ही नहीं है, टैक्सेबल ब्रैकेट के अंदर आती ही नहीं है फिर, है ना, और फिर इनको पैसा देना नहीं पड़ता है ना, ऐसा नॉर्मली ऐसे ही होता है। या वो ये यूज़ करते हैं, वो डेप्रिसिएशन की पावर यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम लूँगा कि एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर स्टोरी को रोकते हैं, अब आप एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन में घुसते हैं, क्योंकि एक अकाउंटिंग की टर्म है ये, और थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, पता भी होना चाहिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू का गिर जाना। हम नॉर्मली डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का गिर जाना। एक्सेलरेटेड लग गया है, एक्सेलरेटेड मतलब तेज़ी से गिर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी इनके एसेट्स होते हैं, मतलब ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर बिजनेस ये क्लेम करता है, बिजनेस क्लेम करता है हाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इन द अर्ली ईयर ऑफ एन एसेट, ठीक है। पूरी एसेट की लाइफ टाइम में ये एक ऐसा मेथड है जहां पर बिजनेस हाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लेम करते हैं इन द अर्ली ईयर्स ऑफ एन एसेट की लाइफ, ठीक है, और लोअर डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं इन द लेटर लाइफ ऑफ एसेट्स या लेटर ईयर ऑफ एसेट्स, ठीक है, दोनों ही चीज़ें। तो ये इसका मतलब क्या है? देखो नॉर्मली आपकी जो इनकम आती है ना, उसमें से आप माइनस कर सकते हो अपने एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब जो आपके एसेट्स की वैल्यू गिर गई है टाइम के साथ, क्योंकि वो आपका इनडायरेक्टली लॉस है ना, आप उसको माइनस कर सकते हो अपनी इनकम में से। तो लोग ये जो है ना, एक पर्टिकुलर करंट ईयर में जो इनिशियल ईयर्स होते हैं ना, इनिशियल ईयर में ये डेप्रिसिएशन को यूज़ करके, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन को यूज़ करके अपनी टैक्सेबल इनकम को कर देते हैं बहुत कम, ठीक है, कर देते हैं बहुत कम, ठीक है। और टैक्स ये जो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन है वो वर्क कैसे करता है? देखो ऐसे करता है, मान लो कोई मेरे पास है 100 रुपये का लैपटॉप, फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप के ले रहा हूँ, लैपटॉप एक एसेट है, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं ईयर 1 में, ठीक है, और ईयर 3 में, और ईयर 4 में, ईयर 5 में, ठीक है, यहाँ मैंने ईयर 1 में इसको ईयर 1 के 0 पे खरीदा, यहाँ पर खरीदा, और अब ईयर 1 हो गया, पूरा 1 साल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मेरी इस साल के अंदर इनकम आई होगी, अगर मान लो मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन कर दिखा पाया, यहाँ पर ज़्यादा अपना एसेट की वैल्यू गिरा पाया इधर, क्योंकि वैल्यू गिर जाती है एसेट की भी, टाइम के साथ वैल्यू गिर जाती है ना, आपकी कार की वैल्यू गिरती रहती है, आपके जितने भी एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू गिरती रहती है ना। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो एक वैल्यू है वो हम नॉर्मल वैल्यू ना गिरा के एक्सेलरेटेड वैल्यू गिराते हैं, ठीक है। तो मान लो कि 100 रुपये की वैल्यू जो है 5 साल के ये 5 साल मैंने माना ना, 5 साल के अंदर, 5 ईयर्स के अंदर जो होने वाली है 20 रुपये होने वाली है। तो इसका मतलब पूरे 5 साल के अंदर 80 रुपये इसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो अगर मैं पर ईयर लगाऊं 80/5 कितना आएगा मेरा? 16 रुपीज़ पर ईयर मेरी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है, इस लैपटॉप की। तो मैं अपनी इनकम में से वो डेप्रिसिएशन को माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरी इनकम होगी उसमें से मैं कितना माइनस कर सकता हूँ? 16 रुपये माइनस करता हूँ 1 साल के अंदर, ठीक है। और जब 3 साल हो जाएंगे तो मैं 16 गुणा 3 माइनस कर लूँगा, है ना, जो भी इसकी वैल्यू होगी, है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर मैंने पहले ईयर में ही बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन कर लिया, है ना, मैंने बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखा दिया, तो मेरी इनकम जो है इनकम में से माइनस हो जाएगी, तो इसका मतलब मेरी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। तो कंपनियाँ यही करती हैं अपने इनिशियल लाइफ के अंदर अपने जो एसेट की वैल्यू होती है ना, बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट करके दिखाती हैं, एक्सकेलेट करके दिखाती हैं। यहाँ पर क्या था, ये जो पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन है 16 रुपीज़ पर ईयर, ये क्या है, ये एक लीनियर डेप्रिसिएशन है, ठीक है। ये हर साल 16 रुपये गिर जाएगा। पहले साल में 16 रुपये गिर जाएगा, है ना, पहले साल में 16 रुपये गिर जाएगा, दूसरे साल में 16 रुपये गिर जाएगा, ये लीनियरली 16 रुपये गिरता रहेगा वैल्यू।
लेकिन लेकिन कंपनी को चाहिए एक्सेलरेटेड। तो ये क्या बोलती हैं, हम ऐसा करते हैं, हम जो है ना इनिशियल ईयर के अंदर एसेट की हाई डिप्रिसिएशन वैल्यू दिखा देते हैं। मतलब जो मैंने बोला ना कि सिर्फ और सिर्फ 16 रुपये गिर रही है, नहीं, हम पहले ईयर के अंदर गिराएंगे 40 रुपये सीधे, ठीक है। उसका एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस बोलते हैं, या सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। इसके थ्रू यूज करके वो अपनी इनकम, ये जो इनकम है उसको कम कर लेते हैं, क्योंकि पहले ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं वो। तो क्यों, अगर इन्होंने ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखा दिया तो इनकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, और फिर इस पे जो टैक्स है वो कम देना पड़ेगा, तो कंपनी को इंडायरेक्टली फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पहले ईयर में इनके पास बहुत सारा प्रॉफिट बचा ना, ये इसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहीं और डाल सकते हैं, कुछ और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कंपनी को कि उसका 3 साल बाद उसको थोड़ा ज़्यादा वो देना पड़ेगा, लेकिन भाई वो तो 3 साल बाद देना पड़ेगा ना। आज के पैसे की वैल्यू ज़्यादा है ना मेरे पास, अगर मेरे पास पैसा आज रखा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, मैं उसको कहीं भी डाल सकता हूँ। तो यही चीज़ होती है, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन होने पे इनकम रिड्यूस हो जाना और टैक्सेबल इनकम कम हो जाना, ठीक है। डेप्रिसिएशन, मैं डेप्रिसिएशन कर रहा हूँ चीज़ों का, लेकिन मैं तेज़ी से कर रहा हूँ। तो कंपनियाँ यही करती हैं, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से, अरे यार पूरा चला गया, जिसकी वजह से इनकी जो टैक्सेबल इनकम होती है वो कम हो जाती है। लेकिन रूल के हिसाब से जो है, जो शेयर होल्डर वाली बुक होती है, उसमें आप एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते, उसमें आपको लीनियर डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, सिंगल डेप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, लीनियर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर जो आपकी इनकम दिखती होती है, प्रॉफिट दिख रहा होता है, वो बहुत हाई दिख रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लीनियर यूज़ करते हैं, और टैक्स के जब टाइम पे आता है तो ये डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज़ करते हैं और एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये बोल रहा है कि पास में जो कंपनीज़ हैं वो ये मेथड को यूज़ करके अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर लेती है टुवर्ड्स ज़ीरो, जिसकी वजह से उनको कम टैक्स देना पड़ता है या देना ही नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट ने ये जो चालबाजी थी इनकी, टैक्स वाली बुक को अलग मेंटेन करना और शेयर होल्डिंग बुक में नॉर्मल वाली मेथड्स को यूज़ करके हाई प्रॉफिट दिखाना, इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने मैट को निकाला और बोला कि तुम कैसे भी कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहे जीरो भी दिखा दो, है ना, कम भी दिखा दो, तब भी तुम्हें एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू है 15% ऑन योर प्रॉफिट बुक्स, मतलब बुक प्रॉफिट, है ना। तो यही था। थोड़ा अगर दिमाग घूम रहा हो तो एक बार और देख लेना, आसान टॉपिक है, कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो वाई दिस इज़ अ लूप, द मैट कनेक्शन मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। बिफोर द मैट वॉज इंट्रोड्यूस, कंपनी जो है लीगली ये बोलती थी इन्वेस्टर्स को कि आई मेड अ 1000 करोड़ रुपीज़, है ना, हेयर इज़ योर डिविडेंड, ठीक है। बट टैक्स डिपार्टमेंट को बोलती थी, अरे यार मैंने सिर्फ 0 रुपये ही कमाए हैं, तो एज आई सब्ट्रैक्टेड माई एक्सेलरेशन डेप्रिसिएशन, मैंने अपनी एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया, इसी वजह से मैंने 0 रुपये कमाए, तो प्लीज़ मैं पे नहीं कर पाऊंगा इस बार, क्योंकि मैं आता ही नहीं आपके उसके अंदर डिपार्टमेंट, मतलब टैक्स लैब के अंदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया मैट टू से कोई दिक्कत नहीं है, योर टैक्सेबल प्रॉफिट इज 0 मानते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मान लिया, बट योर बुक प्रॉफिट इज 1000 करोड़ रुपीज़, भैया तुम्हारा शेयर होल्डर वाली बुक में इन्होंने देख लिया 1000 करोड़ रुपीज़, तो भाई क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर है प्रॉफिट, तो तुम मिनिमम टैक्स पे करो, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे करो, जो कि इन्होंने अब, पहले 15 था, अभी इस रिफॉर्म के बाद 14 कर दिया, तो बोलेगा 14 पे करो 1000 करोड़ पे, ठीक है। तो वही यही चीज़ है। तो हाउ द मैट इज कैलकुलेटेड, ठीक है। नॉर्मल जो होता है वो जो नॉर्मल टैक्स होता है वो होता है टैक्सेबल इनकम पे कैलकुलेट, लेकिन जो मैट होता है ना वो बुक प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। अभी ऐसा नहीं है कि तुम बुक प्रॉफिट बोला है तो तुम जो है इसमें भी पैसा छुपा सकती है कंपनी, कि वो जो नीचे बिल्कुल बॉटम लाइन पे जो प्रॉफिट होता है उसको उठा लेती है, ठीक है, और बोलती है ठीक है ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट है ये बॉटम लाइन की जो प्रॉफिट लिखी है ना, हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट लिखा है यहाँ पर, है ना, तो यही हमारा प्रॉफिट है। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं भाई, तुम्हें जो है ना इसमें कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, वो चीज़ें ऐड करो जो तुमने प्रपोज डिविडेंड दिया है, ठीक है, जो तुम्हारा प्रपोज डिविडेंड है, या तुम्हारे कुछ जो पर्टिकुलर पैसा है जो तुमने जानबूझ के मूव कर दिया है रिजर्व के अंदर, उसको ऐड करो। और तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कौन सी चीज़, अगर तुमने कोई पीछे कोई लॉस उठाया है उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके बताना तुम बुक प्रॉफिट, ऐसा नहीं कि यहाँ पर तुम जो नीचे लाइन लिखी होती है उसको उठा लो, उसको भी ट्विक करना है, चेंज करना है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर भी देख रही है कि हाँ यहाँ पर भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं।
और ये क्या, यहाँ पर क्या होता है, यूज़ ऑल द डिडक्शंस। यहाँ पर ये टैक्सेबल इनकम में क्या करते थे, R&D वाली डिडक्शन यूज़ कर लेते थे या स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली डिडक्शन यूज़ करके कम दिखाते थे अपना अपना जो टैक्सेबल इनकम है। यहाँ पर क्या है, स्टार्ट विद द प्रॉफिट इन योर अकाउंट, योर ऑडिटेड P&L अकाउंट, ठीक है, वही प्रॉफिट देखती है। नॉर्मली यहाँ पर क्या रेट रहते थे, 25 से 30% पे करना पड़ता था, लेकिन जो यहाँ पर रेट है वो क्या है, जो बजट 2026 में जो अभी अभी प्रपोज किया है वो बोला है 14% देना है आपको, 15% भी नहीं देना, 14% देना है बस मैट। लेकिन मैट किस पे लगता है, बुक प्रॉफिट पे, ना कि टैक्सेबल इनकम पे, ठीक है। अभी क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, देखो अगर कोई कंपनी मैट पे करती है ना, कोई कंपनी अपने बुक प्रॉफिट पे मैट पे करती है ना करंट ईयर, तो उसको मिल जाता है मैट क्रेडिट, ठीक है। अब ये जो मैट क्रेडिट है इसको फ्यूचर में यूज कर सकती है कम करने के लिए, क्या, अपनी नॉर्मल टैक्सेबल इनकम, नॉर्मल टैक्सेबल इनकम, ठीक है, उसको कम करने के लिए यूज कर सकती है। तो ये जो मैट क्रेडिट है ये एक तरीके से एडवांस पेमेंट की तरह यूज होती है, क्योंकि आपने आज अगर मैट पेमेंट भरा, मैट भरा, तो आपको मिल जाएंगे मैट क्रेडिट, और आप फ्यूचर में उनको रिड्यूस करा सकते हो अपनी टैक्सेबल इनकम में से। तो यही यही चीज़ होती थी कि भाई इनको मिल जाते थे मैट क्रेडिट, और गवर्नमेंट को लगता था कि मतलब इनको कॉर्पोरेट ये जो मैट क्रेडिट है इनको भर के रखते थे अपने पास, और जब भी फ्यूचर में इनका जो टैक्सेबल इनकम में बहुत ज़्यादा हो जाती थी उसमें से काट लेते थे फिर ये पूरा टैक्सेबल इनकम में से, ठीक है। तो अभी नया क्या प्रपोज किया कि द गवर्नमेंट इज चेंजिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ मैट। ये मैट को जो है, जो कि एक एडवांस टैक्स था, उसको जो है ना फाइनल टैक्स में कन्वर्ट कर रही है। मतलब क्या है, एक तो रेट कट किया है मैट के अंदर, मैट रेट इज रिड्यूस फ्रॉम 15 to 14%। दिस लुक गुड ऑन पेपर, ये अच्छी बात है कि भाई मैट रेट कम हो गया है ना, तुम्हें 25% नहीं देना पड़ेगा बुक प्रॉफिट पे, अब 14% देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है, 1 अप्रैल 2026 से मैट जो है एक फाइनल टैक्स सिस्टम बन रहा है, मतलब वो फाइनल चीज़ बन रही है। इसका मतलब क्या है, अगर आप फ्यूचर में इस टाइम के बाद अगर आप कोई मैट पे करते हो तो आपको कोई मैट क्रेडिट नहीं मिलेंगे। तो जो मनी आपने दिया वो गया, खत्म, अब उसको फ्यूचर में किसी कहीं से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। यू कैन नॉट कैरी इट फॉरवर्ड टू ऑफसेट द फ्यूचर टैक्सेस। तो ये एक चीज़ थी, ठीक है। और इसके ऊपर लगा दिया एक 25% का कैप ऑन ओल्ड क्रेडिट्स, ठीक है। जो भी ये लोग जो है मैट क्रेडिट को अपने पास रखते हैं, देखो ऐसा होता था, ये क्या होता था, मान लो हाँ, ये एग्जांपल नीचे दे रखा है। मान लो इफ़ द कंपनी, कोई कंपनी का बिल आता है 100 करोड़ रुपए, ठीक है, टैक्स बिल आता है, और मान लो इनके पास होता था बहुत सारे मैट क्रेडिट। मान लो इनके पास है 200 करोड़ रुपए के मैट क्रेडिट। तो भाई ये क्या बोलते थे कि भाई देखो इस ईयर का जो बिल आया है, टैक्स बिल आया है वो 1,000 करोड़ रुपए है, और हमारे पास रखे हुए हैं पहले से ही मैट क्रेडिट 200 करोड़ रुपए। तो हम इसमें सीधे माइनस कर देते हैं, और अब हो गया ये जो आपका बिल हो गया 0 करोड़ रुपीज़ हो गया। तो हम इस बार कुछ भी आपको पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास मेड क्रेडिट है इतना सारा, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट को उस टाइम पे कोई टैक्स ही नहीं मिला, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है इनका, है ना, उनका जो रेवेन्यू मिलने वाला था नहीं मिला। तो उस पर्टिकुलर ईयर में घाटे में जाएगी कम, मतलब जो है गवर्नमेंट है उसका जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो हम जो है ना तुम पे 25% का कैप लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी जो अगर न्यू टैक्स रिजीम में 22% कंसेशनल टैक्स रिजीम में भी आती है, बट वो स्टिल अपना ओल्ड क्रेडिट को यूज़ कर सकती है। जो ओल्ड क्रेडिट है वो एक्यूमुलेटेड मैट क्रेडिट को यूज़ कर सकती है, जो कि उन्होंने 31 मार्च 2026 से पहले कमाए थे। बट शर्त ये है कि 25% का कैप लगा दिया है उस पर, लेकिन अब पूरा यूज़ नहीं कर पाएगी, ये जीरो नहीं कर पाएगी अब। तो इट कैन ओनली यूज़ 25 करोड़ ऑफ द मैट क्रेडिट, ठीक है। तो उसको जो बाकी बचे 75 करोड़ रुपए हैं वो तो कैश में पे करने पड़ेंगे। प्रीवियसली क्या होता था, यही प्रॉब्लम है जो ओल्ड टैक्स रजीम था ना, ओल्ड टैक्स रजीम था, वहाँ पर आप जो है ये मैट को पूरा का पूरा माइनस कर सकते थे, ठीक है, और जीरो दिखा सकते थे पूरा का पूरा। लेकिन न्यू टैक्स रजीम में क्या कर दिया, न्यू टैक्स रजीम में ये जो मैट क्रेडिट है, आप पूरे का पूरा मैट क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यहाँ पर लेके आ सकते हो, है ना, एक्यूमुलेटेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट जो ना इसका सिर्फ 25% ही आप घटा सकते हो अपने इनकम में से, ठीक है, अपने टैक्स बिल में से, ना कि पूरा पूरा। तो गवर्नमेंट ने ये सुनिश्चित किया कि हाँ उनको भाई 75% तो पैसा मिलेगा एटलीस्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द नज स्ट्रेटजी, वाई इज द गवर्नमेंट डूइंग दिस।
वो इस पर्टिकुलर चीज़ से पर्टिकुलर चीज़ से करना क्या चाहती है, वो किल करना चाहती है द पैरेलल सिस्टम। क्योंकि वो नॉर्मली क्या है, दो टैक्स सिस्टम चल रहे हैं, ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम, नॉर्मल और मैट वाला। तो ये बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट जो है ना, जो पुराना सिस्टम है उसको फेज आउट करना चाहती है कम्प्लीटली, और चाहती है कि वो जो 22% वाला न्यू टैक्स रजीम है ना उसके अंदर आ जाए, जहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने बोला है कि उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लैट 22% ही कॉर्पोरेट टैक्स देना है, बट इसमें आपको कोई मेट नहीं मिलेगा, अब मैट्रिक क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैनी ओल्ड कंपनीज इसमें स्विच नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पहले से ही बहुत बड़ा जो है मैट क्रेडिट रखे हुए हैं। तो पहले वो चाहती है कि पहले हम इनको यूज़ कर लें, दे वांट टू यूज़ अप फर्स्ट, इनको यूज़ करना चाहती है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि ठीक है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो, तुम न्यू टैक्स रजीम में आओ और इसको यूज़ कर लो, लेकिन लेकिन तुम सिर्फ 25% ही यूज़ कर सकते हो पर ईयर, है ना, मतलब जब आप पहली बार पर ईयर, मतलब सिंपल पर ईयर। हाँ, तो गवर्नमेंट इज फोर्सिंग दीज कंपनीज टू रियलाइज दे कैन नॉट जस्ट सिट ऑन अ क्रेडिट फॉर एवर, क्योंकि अब इस नए टैक्स रजीम में आपको कोई मैट तो मिलेगा ही नहीं, मैट क्रेडिट तो वैसे ही नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपके पुराने मैट्स हैं, जो जो आपके पाइलअप हुए मैट हैं, उसको भी आप पूरा यूज़ नहीं कर पाओगे, वो भी वो भी आप पूरे टाइम तक यूज़ नहीं कर पाओगे, वैसे 25% ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दे हैव टू स्टार्ट पेइंग कैश टैक्स सूनर, करना ही पड़ेगा ये, है ना, क्योंकि अब तो अब आपको मैट क्रेडिट तो मिलने वाला ही नहीं है, और 25% ही यूज़ कर सकते हो मैट क्रेडिट को, जो भी आपके पास है। तो इस कैप की वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है, जो मैट होता है ना, मैट की एक एक्सपायरी डेट होती है 15 साल। ठीक है, अभी अगर इतना सारा लोगों के पास मैट रखा हुआ है, बहुत सारा मैट रखा हुआ है, और पर ईयर से 25% यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास ये अमाउंट है, ये अमाउंट जो है पूरा का पूरा 16 साल तक भी चलेगा। तो जो भी 16 साल वाला जो होगा, या मान लो 18 साल तक चलेगा, जो बाकी जो 3 साल हैं, बाकी जो बीच के 3 साल है, उसमें जो मैट आपका पड़ा हुआ था वो तो एक्सपायर हो गया ना, ख़राब हो गया। ठीक है, तो इसलिए ही गवर्नमेंट, अब जो कॉरपोरेट है वो यही करेंगी कि वो स्विच करेंगी नए टैक्स पे, क्योंकि वहाँ पर वो 25% तो यूज़ भी कर पाएंगी, और अपना उनको 22% फ्लैट आपको बस लोन वो देना पड़ेगा टैक्स, ये फ़ायदा है। तो इससे क्या है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स हैं या ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट्स हैं, उनको थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है ना, क्योंकि दीज कंपनीज हैव द मैसिव एक्यूमुलेटेड मैट क्रेडिट, और जो 25% की जो कैप लगाती है, इनके जो कैश फ्लो है उसको सिग्निफिकेंटली हर्ट करेंगे। दे कांट बर्न देयर क्रेडिट फास्ट, क्योंकि 15 साल की एक्सपायरी होती है एक मैट की, और आपकी उससे पहले ही जो है क्लॉक रन आउट हो जाएगी, जितने में आप इसको संभाल के रखोगे अपने मैट को। जो न्यू और लेट साइकिल कंपनीज है, उनके लिए बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि उनको तो कोई मैट एक्यूमुलेट है ही नहीं, पहली बात है ना, और मैट मिलने वाला भी नहीं है अब, तो उनको तो वैसे ही मैट जो है 14% पे है, तो बस 14% ही पे करना है, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और जो टोटल टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स है वो सिर्फ 22% है, तो इन जो नई कंपनीज है उनको तो 22% पे करना है, और मैट सिर्फ 14% पे करना है, तो इनके लिए तो और अच्छी बात हो गई। और जो फॉरेन कंपनीज है उनके लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि उनके पास एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, इसको बोलते हैं प्रीजम्पटिव टैक्स स्कीम, जो इनको एक्सक्लूड करती है मैट से, इनको मैट ही नहीं देना पड़ता। तो दिस एंड ईयर्स ऑफ लिटिगेशन एंड कन्फ्यूजन, ये हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यूज़ इट और लूज़ इट वाला डिलेमा आ गया है। जो हितेश सोहने हैं, उन्होंने ये बोला है कि दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ प्रेशर कुकर सिचुएशन, जहाँ पर सीएफओ ऑफ लार्ज कंपनीज नाउ हैव टू डू सम कॉम्प्लेक्स मैथ। या तो वो ए ऑप्शन में ही रहें, ओल्ड रिजीम में ही रहें। ओल्ड रिजीम में दिक्कत क्या है, आप फुल क्रेडिट यूजेस तो कर सकते हो, लेकिन यार वहाँ पर तो टैक्स बहुत हाई है ना, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप बी वाले में मूव कर जाते हो, और अब जो है ये भी फ़ायदा है, देखो आपको लग रहा होगा कि यार ये फुल टैक्स क्रेडिट भी तो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कब तक यूज़ करते हैं, जब तक ये एग्जॉस्ट ना हो, लेकिन एक बार जब एग्जॉस्ट हो जाएगा फिर तो मिलेगा नहीं इनको दोबारा से, क्योंकि मैट को चेंज कर दिया है, मैट पे अब कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये चेंज कर दिया है। तो जब तक तुम्हारे पास ये फुल क्रेडिट यूसेज है, तब तक ही तुम इस ए ऑप्शन में रह पाओगे, ठीक है। और जैसे तुम्हारा ये पूरा एग्जॉस्ट हुआ, जैसे ख़त्म हुआ, तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन में से ये हट जाएगा, और तुम्हें क्या दिखेगा, बस हाई हाई टैक्स रेट, ठीक है। तो इसलिए इसलिए जो कॉर्पोरेट्स हैं वो बी में जाना चाह रही हैं, क्या वो अगर इसमें जाएंगे तो उन्हें सिर्फ 22% ही रेट देना पड़ेगा, प्लस वो जो 25% रेस्ट्रिक्शन है वो क्रेडिट यूसेज तो कर ही पाएंगी ना, तो रेट भी कम हो गया, और प्लस आप
25% क्रेडिट यूज़ भी कर पा रहे हो, तो ये तो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है ना, और ये बहुत कम अट्रैक्टिव दिख रही है, क्योंकि अब ये जो चीज़ है ये एग्जॉस्टेबल चीज़ है, ये लाइफ लॉन्ग चीज़ नहीं है ना, इसलिए ए ऑप्शन से बी ऑप्शन में जाएगी अब कंपनियाँ। तो रिस्क इज सिंस द क्रेडिट एक्सपायर आफ्टर 15 ईयर्स, जो 25 एनुअल लिमिट है माइट मीन दैट सम क्रेडिट विल डेफिनेटली गोइंग टू एक्सपायर, है ना। 15 ईयर के बाद जो 18, अगर किसी के पास 18 ईयर तक का मैट है तो भैया 3 साल तो उनका लॉस में चला जाएगा ना, तो इसलिए या तो वो इसमें रह के जल्दी से एग्जॉस्ट करके इसमें मूव कर जाए, फिर यहाँ पर धीरे धीरे एग्जॉस्ट करें, या वो इसी में रह के हायर टैक्स देती रहें। तो ये चीज़ों को सोचना है आप CFO को, ठीक है। दिस इज अ परमानेंट फाइनेंशियल लॉस फॉर द कंपनी, बस, ठीक है। ओल्ड रूल क्या था कि 100 मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिल जाता था अप टू द 100% ऑफ द टैक्स बिल, यहाँ पर लिमिटेड कर दिया, इसे 25% करना है ना। यहाँ पर क्या है, जो कैश आउटफ्लो है वो जीरो हो सकता था, है ना, मैंने बताया था वो जीरो टैक्स बिल को माइनस कर देते थे पूरे के पूरे मैट से, जो कि जीरो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 75% तो देना ही पड़ेगा कैश मतलब टैक्स इन कैश। स्विचिंग रेजिम, क्रेडिट वर ऑफन लॉस अपॉन स्विचिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि क्रेडिट जो है आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे टू दिस 22% रेजिम, जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 25% का एक वो आएगा क्रेडिट पे लिमिट, ठीक है। प्राइमरी गोल क्या था यहाँ पर, टैक्स प्लानिंग फ्लेक्सिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पर नजिंग करी जा रही है कंपनीज को कि भाई कंपनी जाए ये 22% वाले फ्लैट टैक्स रेजिम के अंदर, ठीक है। अब अगला, ठीक है, अगला क्या है, बजट 2026-27 अनवील्स 4 बिग रिफॉर्म्स टू बूस्ट ease of doing business and green energy. This news outlined 4 targeted measures in the Union Budget 2026-27 designed to improve ease of doing tax, boost energy, green energy और रिड्यूस करना टैक्स फ्रिक्शन फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, देखो, रिड्यूस किया है इन्होंने लिटिगेशन पेन। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी जो कंपनीज होती है ना, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उनके बीच में टैक्स डिस्प्यूट हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है। कभी कभी जो ये टैक्स ऑफिसर्स होते हैं ज़्यादा पैसा डिमांड करते हैं, बोलते हैं कि तुम हमसे जो है ना तुम ओ करते हो 100 करोड़ रुपीज़, पर कंपनी जो है इस पर डिसएग्री करती है कि नहीं यार हम इतना नहीं करते, हम कम करते हैं। तो कंपनी जो है अपील करती है हायर अथॉरिटीज़ में, ठीक है, अपना अपील डालती है। तो लॉ क्या बोलता है, लॉ ये बोलता है कि अगर तुम अपील कर रहे हो और तुम अपने अकाउंट को फ्रीज होने से बचाना चाहते हो, तो कंपनी को डिपॉजिट करना पड़ेगा सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट अपफ्रंट, ठीक है। मान लो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जो यही जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है 100 करोड़ रुपीज़, तो गवर्नमेंट बोल रही है, ये लॉ बोल रहा है कि तुम्हें 20% ऑफन 20% तुम्हें अपना कैश जो है इसको लॉक करके रखना पड़ेगा, इनको डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, मतलब 20 करोड़ रुपए आपको रखने पड़ेंगे। इवन इफ दे बिलीव द टैक्स डिमांड वाज रॉन्ग, अगर कंपनी को ये भी लगे कि भाई तुम्हारा जो और टैक्स ऑफिसर है वो डिमांड जो कर रहा है पर्टिकुलर टैक्स को वो गलत है, ठीक है, तब भी एक कंपनी को इतना परसेंट जो है लॉकअप करना पड़ेगा या डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये बजट जो है उस पर्टिकुलर चीज़ को ही, उस पर्टिकुलर मैंडेट प्री डिपॉजिट को ही कम कर रहा है, स्लैश कर रहा है 20% से 10% पे। तो इससे क्या है, तो इससे जो है जो 20 करोड़ रुपए लॉक करने थे अब सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही लॉक करने पड़ेंगे, जो तो 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हैं वो बिजनेस ऑपरेशन में लग सकते हैं, ठीक है, यही फायदा है। और इससे क्या है, इट लोअर्स द बैरियर टू जस्टिस एंश्योरिंग कंपनीज आरंट कोएर्स्ड, मतलब यहाँ पर फोर्सफुली रेड ना हो, है ना, ये सब चीज़ें। कोर्स मतलब होता है रेड करना, फोर्सफुली करना चीज़ें, फोर्सफुली एक्सेप्ट ना करें अनफेयर टैक्स डिमांड जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड द डिपॉजिट टू अपील। तो नॉर्मली क्या होता है ना, जो छोटी छोटी MSME होती है ना भाई, उनके लिए 10 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि उनको नेक्स्ट ऑर्डर भी करना है जिसके लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल तो तभी खरीद पाएंगे ना जब पैसा होगा। तो ये अगर ये जो 10 करोड़ रुपए इनको एक्स्ट्रा मिल जाए, है ना, ये जो स्लैशिंग हो जाए तो इनको फ़ायदा होगा ना इस चीज़ से, इनका जो कैश फ्लो है वो स्ट्रैंगुलेशन में नहीं जाएगा, फंसेगा नहीं कैश, है ना। भाई इन MSME को सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, अपना एक्सपेंशन करना है, तो ये 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जो बचने वाले हैं वो हेल्प करेंगे इसमें, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि एक्सटॉर्शन भी करते हैं ये टैक्स डिपार्टमेंट वाले, तो क्योंकि डिपॉजिट इतना ज़्यादा हाई होता है, तो जो छोटी छोटी MSME है वो ये बोलती है यार इससे बड़े तो हम सेटल कर लेते हैं या हम थोड़ा ब्राइब खिला देते हैं इन लोगों को, जिससे क्या है
ये पर्टिकुलर जो वर्किंग कैपिटल है एमएसएमई को लॉकअप नहीं करनी पड़ेगी, है ना, अपना डिपॉजिट नहीं करनी पड़ेगी। और क्यों क्योंकि अगर ये लॉकअप कर देंगे तो भैया 3 से 5 साल के लिए लॉकअप हो गई, डिपॉजिट हो गई, क्योंकि 3 से 5 साल के लिए इनकी जो अपील है वो सुनी भी नहीं जाएगी और पूरा होगा भी नहीं, कंक्लूड ही नहीं होगी अपील। तो 3 से 5 साल अपने वर्किंग कैपिटल को ना लॉक करते हुए ये सेटलमेंट कर लेती हैं, ब्राइब दे देती हैं। तो ऐसा ना हो तो उस पर्टिकुलर मैंडेटरी प्री डिपॉजिट को 20% से 10% कर दिया गया है। इसके अलावा यही सेम चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट और है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जो प्री बजट था उसमें जो टोटल डिमांड होती थी ना, असल में वो टैक्स होता था, इंटरेस्ट होता था, पेनल्टी होती थी। लेकिन यहाँ पर जो ये 10% कैलकुलेट कर रहे हैं ये सिर्फ से बेस टैक्स पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या टोटल पे करते थे, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी सब पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें इंप्रूव हो जाएगी लिक्विडिटी। यहाँ पर क्या पूरी की पूरी जो वर्किंग कैपिटल होती थी वो ब्लॉक हो जाती थी। और यहाँ पर क्या इंटरेस्ट जो है, पेनल्टी इस पर इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी कंटिन्यू रहता था, एक्यूर होता रहता था, बढ़ता रहता था अपील के टाइम पे भी। लेकिन यहाँ पर क्या कंप्लीटली सस्पेंड हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं वो इंटरेस्ट, ठीक है। ये अच्छी चीज़ थी। क्लीन एनर्जी एग्जेम्पशन, ठीक है, मोर चार्ज फॉर लेसर कॉस्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने, नॉर्मली क्या होता था, गवर्नमेंट जो है जैसे कोई हार्डवेयर होता है या कोई इनको मशीन मंगानी है, ठीक है। मान लो ईवी बनाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए इनको मशीन चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग मशीन चाहिए, है ना, मैन्युफैक्चरिंग मशीन चाहिए। भाई मैन्युफैक्चरिंग मशीन इंडिया में नहीं बनती नॉर्मली, तो ये जर्मनी से, चाइना से, बड़ी बड़ी कंट्रीज से जो है इंपोर्ट करते हैं। तो ईवीज के लिए क्या था, इस पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी ना, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, बेसिक बीसीडी थी, वो जो ना ख़त्म कर दी थी गवर्नमेंट ने पहले, ठीक है। लेकिन जो लिथियम आयन बैटरी स्टोरेज है, इसको बनाने के लिए, जो लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए जो भी मशीनरी लगती थी या कैपिटल गुड लगते थे, उस पर एग्जाम्पशन नहीं था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या है, ये जो पर्टिकुलर बेनिफिट है जो पहले ईवी को मिलता था, इसको बढ़ाया है किसकी तरफ, लिथियम आयन बैटरी स्टोरेज की तरफ, मतलब बैस सिस्टम की तरफ, बैस सिस्टम की तरफ बढ़ाया है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इसकी तरफ बढ़ाया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ इस पर्टिकुलर चीज़ में भी ग्रोथ होनी चाहिए। एक्सटेंड कर दिया है कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन ऑन कैपिटल गुड्स, मतलब यहाँ पर कैपिटल गुड्स का मतलब मैन्युफैक्चरिंग मशीन ही है, बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दीज बैटरीज, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंडिया को जो है ना आने वाले फ्यूचर में मैसिव बैटरी स्टोरेज चाहिए टू स्टोर द सोलर पावर्स फॉर द नाइट टाइम यूज, ठीक है। कि हमारे जो मेन कोयले पे है उस पर डिमांड कम हो पाए, उस पर बर्डन कम हो पाए, है ना वो। तो ये इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पर ये बेस्ट बनाना चाहते हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाना चाहते हैं कि नाइट की पावर को ये दे पाए, ठीक है। तो बाय मेकिंग द मशीन दैट मेक द बैटरी टैक्स फ्री, ये कॉस्ट ऑफ सेटिंग द पर्टिकुलर बैटरी फैक्ट्री उसको इंडिया में कम करना चाहते हैं ना, कि भाई मुझे कोई इंडिया में फैक्ट्री बनानी है तो मुझे बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ेंगी, और वो मशीन पे मान लो मुझे 7.5% टैक्स देना होता है, नॉर्मली 7.5% देना होता है। तो इसको ख़त्म कर दिया है, अब मुझे यहाँ पर फैक्ट्री में अपनी मशीनें जो लगानी है उसमें मुझे कंसेशन मिलेगा ना, 7.5% मुझे पैसा नहीं पे करना है, तो मैं आसानी से बना पाऊँगा अपनी फैक्ट्री, उसे सेटअप कर पाऊँगा। तो ये फ़ायदा है, ठीक है। और अगर देखो यहाँ पर इनको पर्टिकुलर फैक्ट्री को सेटअप करने में कम पैसा देना पड़ेगा, तो ये जो फ़ायदा है ये किसको पहुँचाएंगे, ये हमको पहुँचाएंगे, कंज्यूमर्स को। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया करेगा या रिन्यूएबल एनर्जी का जो बिल होगा वो कम आएगा, है ना, वो कम आएगा हम पे। तो ओल्ड में क्या होता था, मशीनरी इंपोर्ट करने पे 7.5% बेसिक बीसीडी लगता था, अब इसको जीरो कर दिया। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है जैसे लिथियम केमिकल्स हैं उस पर भी जीरो कर दिया है, ठीक है, इस पर भी जीरो कर दिया है। सिर्फ वैसे मशीनरी पे भी नहीं किया है, सिर्फ रॉ मटेरियल पे भी किया है। प्राइमरी बेनिफिशियरी पहले कौन था, सिर्फ ईवी था, लेकिन अब क्या है, ग्रिड स्केल स्टोरेज और ईवी मार्केट दोनों हो गए, मेकर्स दोनों हो गए, ठीक है। ओवरऑल प्रोडक्शन इसमें क्या है, हाई एंट्री बैरियर होता था, इम्पोर्ट रिलायंस का होना पड़ता था, है ना। तो इसमें क्या है, 25 से 20% प्रोजेक्टेड रिडक्शन हो जाएगा इन टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो वही 7.5% नहीं देना पड़ेगा पैसा, तो भाई प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा ना अपने आप ही। वो भी कितना, 15 से 20% बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर जो सोलर ग्लासेस होते हैं जिसको सोडियम एंटीमोनेट बोलते हैं, उस पर भी बीसीडी ख़त्म कर दिया है। ये एक ऐसा केमिकल होता है जो हाई
क्लैरिटी ग्लास बनाने के लिए यूज़ होता है फॉर सोलर पैनल्स। यहाँ पर भी वही अपनी डोमेस्टिक सप्लाई चेन को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किया। इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग द सोलर ग्लास फ्रॉम चाइना, अभी इंडियन फैक्ट्री खुद प्रोड्यूस कर पाए और अपने आप को कम्पिटेटिवली दिखा पाए ग्लोब पे, और रिड्यूस कर पाए फाइनल कॉस्ट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इस चीज़ के लिए ऐसा कर दिया है। क्लियर टैक्स रन IT APA क्या होता है? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर हमने बात कर रखी है पहले से। हमने मेरे ख्याल से कल के उससे पुराने सेशन में ट्रांसफ़र प्राइसिंग के ऊपर बात करी है। तो कुछ ऐसा ही सेम चीज़ यहाँ पर होता है। तो इसमें ये रिफॉर्म किसको टारगेट करता है? IT सेक्टर को या मल्टीनेशनल कंपनीज़ को। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ एड्रेस कर रही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसफ़र प्राइस डिस्प्यूट। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द टैक्स पेयर लाइक गूगल इंडिया, इन्फोसिस और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में, कि वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर ये जो पर्टिकुलर गूगल है, ये कितना पेमेंट करेगी एज अ टैक्स टू द टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो दे डिसाइड इन एडवांस हाउ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विल बी प्राइस्ड और टैक्स्ड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्या फ्यूचर डिस्प्यूट को बचाने के लिए होता है। एडवांस प्राइसिंग डिस्प्यूट जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो होता है, वो जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिस्प्यूट है उससे बचाने के लिए होता है। ठीक है, पर ये जो प्रोसेस है इंडिया के अंदर APA की प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्लो है, नोटोरियसली स्लो है, जो कि 4 से 5 साल तक खिंच जाती है। अगर भाई एक एग्रीमेंट 4 से 5 साल तक खिंच जाए, तो क्या जो बिज़नेस है उसका ही पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है वही चेंज ना हो जाएगा उस टाइम तक। तो यही हो जाता है, बिज़नेस का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। बिज़नेस कुछ और करना चाहती है, उसे किसी और टाइप के बेनिफिट चाहिए, उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग अब अलग है, उसकी जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका अलग है। और अब जाके जो पुराना हमने एग्रीमेंट है वो अब साइन करेंगे, तो भाई अब थोड़ा ना उसके लिए वो रिलेवेंट है आज के टाइम पे, तो दोबारा साइन करना पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा स्लो है, तो इसलिए इसको तेज़ करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कुछ रिफॉर्म लाए गए हैं। तो रिफॉर्म क्या है? न्यू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर यूनिलेटरल APAs, है ना, मतलब एक सिंगल कंपनी टैक्स डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्ट जब ये APA साइन करती है उसको बोलते हैं यूनिलेटरल। और अगर वो एक ग्रुप कंपनी बन के साइन करती है टैक्स, तो उसको बोलते हैं मॉडिफाइड क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड ही बोलते हैं ना, मॉडिफाइड रिटर्न्स APA। ठीक है, तो इसकी डेडलाइन क्या बोली? क्योंकि पहले से 4 से 5 साल खिंच जाता था वो साइनिंग, अब टारगेट रेजोल्यूशन बोला है कि विद इन 2 ईयर्स हो जाना चाहिए, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है सिर्फ 6 मंथ, लेकिन वो तब जो टैक्स पेयर अलाउ करे तब इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये प्रोवाइड करेगा टैक्स सर्टेनिटी। तो अब ग्लोबल कंपनीज को पता होगा कि भाई अगर वो इंडिया की R&D सेंटर्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको ये पता होगा कि उन पर कितनी टैक्स की लायबिलिटी आने वाली है आने वाले 5 साल के लिए। तो विदाउट फियरिंग द पर्टिकुलर लार्ज टैक्स डिमांड जो ये करते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट वाले करते हैं, उससे बच जाएगी, क्योंकि उनके पास एक एग्रीमेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही है कि जो पुराना वाला APA होता था बहुत ज़्यादा स्लो होता था, 4 से 9 साल लग जाते थे और अनप्रेडिक्टेबल रहता था। यहाँ पर टारगेट है सिर्फ 2 ईयर के अंदर करना है, और प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा, वो भी कब? जो टैक्स पेयर बोलेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? हाईली सिलेक्टिव और मैनुअल होती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है? कोई भी मिड साइज फर्म जो कि मूव टू सेफ हार्बर वो कर सकती है। ठीक है, इसमें ग्रुप रिटर्न क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन लेड टू द डिस्प्यूट। लेकिन यहाँ पर क्या है? 3 मंथ का विंडो दिया जाएगा मॉडिफाइड ग्रुप फाइलिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है? मॉडिफाइड ग्रुप फाइलिंग में क्या होता है? देखो, इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो करती हैं, मतलब एक ही पेरेंट की बहुत सारी कंपनियां हैं, वो डायरेक्ट APA साइन करती हैं टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, और वो सबके लिए एक ही होता है। अगर ये साइन ना हो तो भाई प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एक पर्टिकुलर कंपनी को कुछ और रेट देना पड़ रहा है, दूसरी कंपनी को कुछ और रेट देना पड़ रहा है। तो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से ये हर एक कंपनी में लागू हो जाता है कि हाँ, इनको एक ही पर्टिकुलर रेट देना पड़ेगा, जो कि है X%। ठीक है, और ये करने के लिए 3 मंथ का विंडो मिलता है इनको। ठीक है, कि वो अपने जो पुराने टैक्स हैं, जो पुराने टैक्स रिटर्न हैं, उसको जो है, जो नए एग्रीमेंट है उसके साथ मैच कर पाए, इतना उनको टाइम दिया जाता है। ठीक है, मॉडिफाइड विंडो ग्रुप यही होती है। और इसमें क्या है? सेफ हार्वर्ड मार्जिन जो था इसमें वेरी करता था 17 से 20%, लेकिन यहाँ पर क्या है? उसको यूनिफाइड कर दिया है
अंडर द वन टैग विच इज़ कॉल्ड IT सर्विस टैग, जिसमें 15.5% ही टैक्स पे करना है किसी भी इंटरनेशनल कंपनी को या ग्लोबल कंपनी को। ठीक है, ठीक है। अगर वो सेफ हार्बर वाले मार्जिन में आती हैं, देखो सेफ हार्बर वाला हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसको आज दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। वो है 300, पहले 300 करोड़ रुपए था, अब वो हो गया है 2000 करोड़ रुपए। अगर कोई भी कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की सेल हो रही है या उसका प्रॉफिट है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो इंडिया उसको जो है सिर्फ और सिर्फ 15.5% की मार्जिन ही देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, और फिर वही सेफ हार्बर की एक अलग से कोटिंग होती है कि भाई 2000 करोड़ रुपए प्लस 15% चार्ज करना पड़ता है कोई भी इंडियन GCC को, एक्सटर्नल GCC मतलब बाहर की पेरेंट कंपनी से। देखो मैंने ये सब पार्ट जो है ना, ये वाला जो सेफ हार्बर मार्जिन है, ये मैंने पुरानी वाली वीडियोस में बता रखा है, मतलब सेकंड में होगा या थर्ड में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोबारा डिस्कस करने का मतलब नहीं है। ठीक है, आपको अगर आपको ये समझ ना आया हो कि मैंने क्या बोल दिया, तो हमने ये डिस्कस किया अच्छे से। देखो आप क्या, मैट ड्रॉज अ लाइन नॉन रेजिडेंट एग्जाम्पशन। ठीक है, दिस फिक्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग एम्बिग्यूटी फॉर फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन सेक्टर्स लाइक शिपिंग और एविएशन। तो अगर कोई भी फॉरेन कंपनी जो ऑपरेट कर रही थी इंडिया के अंदर इन शिपिंग सेक्टर और एविएशन सेक्टर, तो उनको कैसे पे करना है पर्टिकुलर टैक्स, वो बता रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए एक स्कीम लॉन्च कर रखी है जिसको बोलते हैं प्रीसम्प्टिव स्कीम। ठीक है, नॉर्मली जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, इनके पास कोई ऑफिस नहीं होता इनका, है ना, या कोई कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग टीम नहीं होती है, तो इनके लिए वो चीज़ें आसान नहीं होती कि भाई टैक्स कैसे पे करें। तो गवर्नमेंट बोलती है हम तुमको एक प्रीजम्प्टिव स्कीम प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि गवर्नमेंट ये मान लेती है कि इनको ये जो प्रॉफिट, ये कितना प्रॉफिट करने वाले हैं, ये प्रॉफिट करने वाले हैं 7.5% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू इन इंडिया, अगर वो शिपिंग सेक्टर में है। ठीक है, शिपिंग सेक्टर में, और अगर एविएशन सेक्टर में है, तो ये प्रॉफिट मान लेती है, प्रॉफिट ये कंपनी प्रॉफिट करने वाली है 5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इन इंडिया। ठीक है, और फिर बोलती है कि तुम्हारा जो ये प्रॉफिट है, इस पे हम टैक्स चार्ज करेंगे, जो हमारे नॉर्मल टैक्स होते हैं, जैसे हमने देखा ना पुराने जो कॉर्पोरेट टैक्स थे 20% प्लस 25% ऑफ क्रेडिट यूजेज, हमने अभी पढ़ के आया है ना, ये चीज़ पढ़ के आया, उसके बेसिस पे चार्ज करेंगी इस प्रॉफिट पे, हम ये पढ़ के आए ना अभी। ठीक है, तो ये प्री अज्यूम कर लेती हैं, गवर्नमेंट प्री अज्यूम करती है कि इनका जो इस बार प्रॉफिट होने वाला है ना, इनकी जो रेवेन्यू से इंडिया में जो रेवेन्यू कमाया उसका 7.5% होने वाला है। तो मान लो कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई भी फॉरेन कंपनी है, उसने रेवेन्यू किया इंडिया के अंदर 100 रुपये, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि तुम्हारा प्रॉफिट पता है कितना हुआ, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया 7.5 रुपीज़, अब तुम इस पे टैक्स दे दो क्योंकि ये तुम्हारा प्रॉफिट है। ठीक है, इस पे टैक्स दे दो, अगर वो शिपिंग कंपनी है तो, और अगर वो एविएशन कंपनी है तो फिर बोलेगी जो तुम्हारा 100 रुपये है, अब तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो हो गया 5 रुपये, अभी तुम 5 रुपये भी दे दो। ठीक है, लेकिन डिस्प्यूट क्या आता है, डिस्प्यूट तब आता है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है ना गवर्नमेंट ने, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ये जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं ये डिमांड करते हैं कि भाई मैट दो। देखो गवर्नमेंट ने क्या है, इंडिया में होने वाले रेवेन्यू पे बोला है ये प्रिजम्प्टिव स्कीम। ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई, भाई जो फॉरेन कंपनी है इसकी जो है फॉरेन में भी तो मेन बिजनेस होगा ना, तो उसमें भी कोई बुक प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जब जो टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोग हैं तो बोलते हैं कि यार तुमने जो ना बाहर की तुम्हारी जो बाहर की ब्रांच है उसने जो है ना 20% प्रॉफिट बनाया है, लेकिन तुम हमें दे रहे हो 7.5%, बस 7.5% प्रॉफिट, मतलब तुम बता रहे हो कि तुम्हारे से 7.5% प्रॉफिट हुआ है, लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट तो 20% दिख रहा है, क्योंकि वो ग्लोबल देख रहे हैं मैट वाले, मतलब जो टैक्स ऑफिसर्स हैं। तो वो बोलते हैं भाई तुम ऐसा करो, क्योंकि तुम्हारा जो बुक प्रॉफिट है वो 20% है ना कि 7.5%, तो तुम इस वाले बुक प्रॉफिट पे मैट दे दो हमको। तो कंपनी बोलती है कि क्यों दे, कंपनी ये तो तुम्हारी प्रिजम्प्टिव स्कीम है, वो तो ये बोल रही है ना कि हमारा हम जो है ना कहीं और का तुम नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में जो तुम कितना प्रॉफिट कमा रहे हो उसका फॉर्मूला हम दे रखा है, जो कि ये 7.5% प्रॉफिट कर रहे हैं हम, तो हम इस पे पैसा करेंगे, हम ये क्यों भरेंगे, जो तुम्हारा प्रिजम्प्टिव स्कीम है उसका कोई यूज़ ही नहीं रहेगा ना अगर, तो हम मैट दे देंगे तुम्हें। ठीक है, तो यही जो प्रॉब्लम थी, ये मैसी लिटिगेशन में कन्वर्ट हो जाती थी, डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाती थी फॉरेन कंपनीज की हमारे टैक्स ऑफिसर के साथ, कि वो बोलते थे मैट दो तुम्हारे जो ग्लोबल में बुक हुआ है प्रॉफिट उस पर, लेकिन हमने जो बोल रखा, हमारी जो स्कीम थी वो 7.5% बोलती थी
वो 7.5% ही प्रॉफिट है तुम्हारे टोटल रेवेन्यू इन इंडिया का, है ना। तो ऐसे ही डिस्प्यूट क्रिएट कर देते थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोल दिया इस बजट के अंदर, भाई जो भी नॉन रेजिडेंट टैक्स है, जो भी प्रीजम्पटिव स्कीम के अंदर है, वो मैट देंगे ही नहीं, उनको मैट नहीं देना है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है और क्लियरिटी प्रोवाइड करा दी टैक्स ऑफिसर्स को भी कि भाई ये मांग ही नहीं सकते हैं। तो फॉरेन अलाइंस और शिपिंग लाइन्स जो है, फॉरेन एयरलाइन और शिपिंग लाइन जो है, अब उनको पता है कि उनको कितना प्रिजम्पटिव टैक्स देना है और वही टैक्स जो है फाइनल होगा, कोई हिडन मैट नहीं है हमारे लिए, तो दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये अच्छी बात है। तो वो ये सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। डबल बूस्ट फॉर इंडियन राइस, रिकॉर्ड हार्वेस्ट मीट यूएस टैरिफ एडवांटेज। तो देखो यहाँ पर इंडिया को डबल फायदा हुआ, डबल बूस्ट मिला। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की राइस इंडस्ट्री है ना, उसने अबेंडेंट सप्लाई बनाई इस बार, है ना, सप्लाई किया डोमेस्टिकली। और अब जो है हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज है इंटरनेशनली, वो फेवरेबल हो गई हैं यूएस के साथ, है ना। तो इंडिया ने एक तो रिकॉर्ड हाई हार्वेस्ट किया है राइस का, जिसकी वजह से इंडिया के पास बहुत कुछ है सेल करने को। और साइमल्टेनियसली यूनाइटेड स्टेट ने जो है इम्पोर्ट टैक्स ख़त्म कर दिए हैं, कम कर दिए हैं ऑन द इंडियन गुड्स, जिसकी वजह से जो इंडियन राइस है अब चीपर दिख रहा है यूएस मार्केट के अंदर। और कंपैरेटिवली कंपिटिटर बन गए हैं हम किसके? पाकिस्तान के और थाईलैंड के, क्योंकि इनको 19% 20% देना पड़ रहा है, हमें सिर्फ 18% इफेक्टिव, हमें सिर्फ 18% टैक्स देना पड़ रहा है ना। तो हमारा जो राइस है वो कॉम्पिटिटिव नेचर का बन जाएगा यूएस मार्केट के अंदर। तो पोजिशनिंग इंडिया टू कैप्चर अ लार्ज मार्केट शेयर, तो अब इंडिया लार्ज मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो सप्लाई साइड क्या है, इस बार का जो खरीफ आउटपुट है बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि खरीफ आउटपुट सीजन क्या होता है, जहाँ पर हम सोइंग करते हैं कब? जून और जुलाई में, और उसका हार्वेस्ट करते हैं सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो ये प्राइमरली राइस प्रोड्यूसिंग सीजन होता है, और इस बार हमारी जो खरीफ क्रॉप है वो बहुत अच्छी बनी है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा मैसिव आउटपुट आया 149 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ राइस बना है, ठीक है। तो व्हेन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज हाई, तो देयर इज अ सरप्लस आफ्टर मीटिंग द लोकल फूड सिक्योरिटी नीड, तो हमारे पास तब भी बचेगा, हम अपनी लोकल फूड सिक्योरिटी नीड को भी पूरा कर लेंगे, उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारा सरप्लस बचेगा जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा? डोमेस्टिक प्राइस, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अब हमारे एक्सपोर्ट चैनल खुल गए हैं, तो डोमेस्टिक प्राइस क्रैश नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा डिमांड हो, जब ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, ठीक है, तो फिर उसकी, और जब ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, तो उसकी सप्लाई को कम बैलेंस करने के लिए, मतलब उसकी सप्लाई को बैलेंस करने के लिए, मतलब प्राइस को मेंटेन करने के लिए, आपको ये सप्लाई प्रेशर को रिलीज़ करना पड़ता है, ठीक है। और आप ये सप्लाई प्रेशर को जो है इंडिया के सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं रिलीज़ कर सकते, आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी रिलीज़ करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, फॉर एग्जांपल देखो, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो क्या जो राइस का प्राइस है वो कम नहीं हो जाएगा बहुत ज़्यादा? क्योंकि सप्लाई तो भर के है, ठीक है। तो जब भर के सप्लाई है और हमें पता है कि सिर्फ डोमेस्टिकली हम बेच सकते हैं, तो भाई ये जो राइस का प्राइस है बहुत कम हो जाएगा, और फिर किसको नुकसान होगा? फार्मर्स को नुकसान होगा। लेकिन अगर हम ये प्रेशर रिलीज़ कर पाएँ और इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएँ, जो कि अब हम कर सकते हैं, क्योंकि यूएस ने टैरिफ कम कर दिया है, जो हम कर सकते हैं, तो जो डोमेस्टिक पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है सप्लाई ज़्यादा होने का, वो हम रिलीज़ कर देंगे इंटरनेशनल मार्केट में थ्रू एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से जो प्राइस क्रैश हो रहे हैं, राइस की जो प्राइस है उसकी वैल्यू कम हो रही है, वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, और फ़ायदा होगा किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो प्रिवेंट डोमेस्टिक प्राइस फ्रॉम क्रैशिंग बाय opening the export channels, ensure exporters have steady supply chain to fulfill the large international orders, तो reduce the government restrictions, like गवर्नमेंट को बैन करना पड़े या कोटास बताने पड़े कि भाई तुम इतना ही होल्ड करके रखो, ये ज़्यादा होल्ड करे बैंक, मतलब गवर्नमेंट। द डिमांड साइड, सप्लाई साइड में देख ली, डिमांड साइड क्या है? यूएस ने जो है टैरिफ रेट कम कर दिए हैं, मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ जो है उसको कम कर दिया है, 25% से 18% कर दिया है। और ये भी बोला है कि वो 25% जो पेनल्टी थी हम पे रशियन ऑयल बाय करने की, वो भी कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अभी उसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो जो कॉम्पिटिटिव एज है वो इंडिया को मिलेगा, क्योंकि इंडिया को सिर्फ 18% टैरिफ पे करना है, उसके कॉम्पिटिटर कौन है? पाकिस्तान और थाईलैंड, जो कि 19% पे है, ठीक है। तो इन अ कॉमोडिटी लाइक राइस, मार्जिन जो है बहुत कम होता है, अगर 1% का डिफरेंस भी आया है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है जो हमें मिल रहा है, 1% का डिफरेंस। इट इट लोअर्स द लैंडेड कॉस्ट, और फिर हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो वहाँ पर
राइस के प्राइस को थोड़ा कम दिखा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे राइस जो है ना अट्रैक्टिव दिखेंगे अगेंस्ट थाई जैस्मिन राइस और पाकिस्तानी बासमती, ठीक है। द जियो पॉलिटिकल एंगल, द ईरान फैक्टर। देखो ईरान जो है ना हमारा सेकंड, हमारा इंडिया का मेरे ख्याल से फर्स्ट, सबसे लार्जेस्ट बायर है, सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्ज, मतलब फर्स्ट है, मे बी सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट बायर है राइस का, ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मली हाँ हमारे एक्सपोर्टर्स को क्या लग रहा था, क्योंकि ईरान का अलग प्रॉब्लम चल रहा होता है, ईरान पे बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं काटसा एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम ईरान के साथ बिजनेस करते हैं तो हमें डर रहता है कि हम पे कोई पेनल्टी लग जाए अभी, है ना। तो इसलिए हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे वो ईरान में बिजनेस नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब वो भी खुल जाएगा। द यूएस इम्पोज सैंक्शंस और हाई टैरिफ्स ऑन कंट्रीज दैट ट्रेड हेवीली विद द ईरान। तो हमें लग रहा था हम पे भी हो जाएगा, तो इसकी वजह से फियर फैक्टर क्रिएट हो रहा था अमंग द इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो अगर वो सोल्ड करते हैं ईरान को तो दे आर रिस्क बीइंग पेनलाइज्ड बाय द यूएस। बट जो न्यू एग्रीमेंट है वो इस रिस्क को रिड्यूस कर रहा है, एडिशनल यूएस टैरिफ नहीं लगेंगे हम पे ऑन द, अगर हमारी कंट्री ट्रेड करेगी ईरान के साथ, ठीक है। तो ऐसा बोला जा रहा है। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स नाउ सेफली रिज्यूम कर सकते हैं अपना 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 राइस को दे सकते हैं यूएस को भी और ईरान को भी, विदाउट फियरिंग दैट सर्विंग वन मार्केट विल डिस्ट्रॉय देयर एक्सेस टू अदर, है ना। अगर हम ईरान को सर्व करेंगे तो यूएस हम पे सैंक्शन लगा देगा और फिर यूएस में हम नहीं बेच पाएंगे। तो यही बोल रहा है कि विदाउट फियरिंग दैट सर्विंग वन मार्केट विल डिस्ट्रॉय देयर एक्सेस टू अनदर मार्केट। बासमती राइस की हमने कितनी एक्सपोर्ट करी फाइनेंशियल 25 में, $337.10 मिलियन की करी। और अभी तक हमने नवंबर तक कितनी कर ली है, $203.13 मिलियन की है। नॉन बासमती राइस 54.64 मिलियन और अभी तक 32.71 मिलियन, ठीक है। टोटल हमने 235.84 मिलियन डॉलर का कर लिया है, और पहले हमारा जो लास्ट ईयर था उसमें हमने किया है $391.74 मिलियन का, ठीक है। इससे इम्पैक्ट क्या होगा बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स पे, जो कि KRBL है, जो कि बल्क एक्सपोर्टर है बासमती राइस का। अब वो लोअर प्राइस पे बेच पाएगा यूएस को, है ना, और अपना मेंटेन कर पाएगा हायर मार्जिन, और प्रेडिक्टेबिलिटी भी रहेगी, है ना। उसको पता रहेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उसका जो मार्केट है श्रंक नहीं होने वाला, सडनली खत्म नहीं होने वाला, है ना, सडनली कोई टैरिफ हाइक नहीं लगने वाला, तो फियर नहीं रहेगा। फार्मर के लिए क्या है, फार्मर वैल्यू रियलाइजेशन कर पाएंगे, क्योंकि हायर प्रोडक्शन जो है ऑफन लेड टू लो प्राइस फॉर फार्मर्स। मैंने आपको बताया चीज़, क्योंकि ओवर सप्लाई हो जाएगी, ओवर सप्लाई होने की वजह से ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, तो उस एक्स्ट्रा जो सरप्लस है उसको रिलीज करने के लिए एक्सपोर्ट जो है एक एक्ट करेगा एज अ प्रेशर रिलीज बॉल, सकिंग अप द सरप्लस एंड कीप द फार्मर का जो गेट प्राइस है स्टेबल कर देगा, उसको प्रॉफिटेबल कर देगा। देखो स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ने इस बार प्रोडक्शन किया है, फिर तेलंगाना ने, फिर वेस्ट बंगाल ने, फिर पंजाब ने, फिर उड़ीसा ने। तो मैंने पहले 5 रख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला क्या है, यूएस टैरिफ कट्स ट्रिगर एक्सपोर्ट क्रेडिट रिवाइवल फॉर इंडियन गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है कि ये जो न्यूज़ है ये डायरेक्ट कोरिलेशन बता रही है जियोपॉलिटिकल स्टैंड का बैंकिंग के ऊपर, ठीक है। तो यूएस ने जो है अभी जैसे जो पर्टिकुलर टोटल इफेक्टिव 50% था हमारे ऊपर टैरिफ, जिसमें 25% तो हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ था, और प्लस 25% जो है हम पे पेनल्टी लगी हुई थी रशियन ऑयल बाय करने की, ठीक है। तो वो इफेक्टिवली डाउन हो गया है 18% पे, ठीक है। तो अब जो इंडियन बैंक्स हैं वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उनको सर्ज होगा, कि भाई अब जो है ना नए नए ऑर्डर आएंगे इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास। तो इंडियन एक्सपोर्टर के पास पैसा तो होता नहीं है नॉर्मली, है ना, वर्किंग कैपिटल कहाँ से लेंगे, वो वर्किंग कैपिटल लेंगे बैंक से। तो बैंक एज्यूम कर रहे हैं या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब उनको अपनी क्रेडिट लाइन वाली फैसिलिटी खोल देनी होगी, जिसकी क्योंकि अब एक्सपेक्टेड है बूम, है ना, रिवर्सल ऑफ द recent period of declining where the lending to exporters has frozen because डिमांड ही नहीं थी। क्योंकि भाई जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे वो जो है कुछ एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोई नए ऑर्डर आ ही नहीं रहे थे, ठीक है। जब कोई नए ऑर्डर आ नहीं रहे हैं तो फिर इनको लोन की ज़रूरत क्या ही है, ठीक है। तो बैंक इनको लोन भी नहीं दे रहा था इसलिए, ठीक है। तो बैंक अब लोन दे सकता है, तो बैंक ने अब क्रेडिट लाइन को ओपन कर दिया है। तो यही एक डायरेक्ट कोरिलेशन बताया जियोपॉलिटिकल स्टैंड का बैंकिंग पे। अब थोड़ा सा हम न्यूज़ से हट के यहाँ पर एक बार ये देख लेते हैं कि क्या ग्रोथ टेलविंड्स है। जब ये हुआ, ये न्यूज़ आई, तो रुपी जो है वापस थोड़ा अप्रिशिएट हो गया और सेटल हुआ 90.27 पे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने, HDFC बैंक ने, सारे बैंक ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमारी जो GDP है अब इतने बेसिस पॉइंट से बढ़ जाएगी और पॉसिबली, ठीक है।
जो हमारा इफेक्टिव यूएस टैरिफ रेट है वो बोला तो गया 18%, पर वो तो रेसिप्रोकल टैरिफ है, लेकिन इफेक्टिव कितना है? इफेक्टिव हमारा बोला है कि 16.3 तक गिर जाएगा फ्रॉम 35.7% से, ठीक है। हम नॉर्मली एक्सपोर्ट कितना करते हैं? एक्सपोर्ट टू द यूएस अकाउंट कितना? सिर्फ इंडिया का 2% ऑफ इंडिया जीडीपी, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है डायरेक्टली ना। लोअर टैरिफ का मतलब क्या है? मोस्ट पेयर्स, ठीक है। आगे देखो, इसमें एक और चीज़ है, हमने एक और शर्त रखी है, मतलब ट्रंप ने एक और शर्त रखी थी कि हमें जो है ना, ट्रंप के साथ कितना, हमें यूएस के साथ फिर $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड करना पड़ेगा, जिसके अंदर $100 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर ट्रेड भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को हमें करना है, तभी हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो इसकी वजह से सप्लाई चेन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाएगा, डी रिस्किंग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, डी रिस्क इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, है ना। सेम चीज़ शिप ऑफ एम्बिशन, इसमें क्या है? देखो, अभी फुल टेक्निकल चीज़ हमें नहीं पता चली, क्योंकि वो तो भाई फाइनल स्टेटमेंट रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो सिर्फ अनुमान है कि भाई टैक्स और अपरेल एंड लेदर ये सब चीज़ें जो है, इन पे जो टैक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। हमने अपना एग्री और डेयरी फार्म, जो डेयरी वाला सेक्टर है, उसको सेफगार्ड किया है, हमेशा हम करते हैं ना, इसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारी बैकबोन है ये इंडिया की। और जो एमएसएमईस हैं और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, ऑटो पार्ट्स है, वो भी अब हमारे एक्सपैंड हो पाएंगे यूएस मार्केट के अंदर, क्योंकि यूएस मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें सोच आ रही हैं, एक बार फाइनल स्टेटमेंट रिलीज हो तो हमें कुछ पता चले, ठीक है। चार्जिंग अप, दो इंडिया क्या करता है, इंडिया जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा सामान बनाता है और फिर यूएस के अंदर भेज देता है, मतलब यूएस से जो है ना, यूएस को एक्सपोर्ट बहुत करता है, लेकिन यूएस से इंपोर्ट नहीं करता, इसलिए ही ट्रम्प को बहुत दिक्कत थी हमसे। और हम $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड करने को तैयार हो गए हैं, तो ट्रम्प खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 114.6 बिलियन ही एक्सपोर्ट कर डालते थे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, तो जिसकी वजह से क्या है, ड्रिवन बाय 10.5 बिलियन स्मार्टफोन शिप कर देते थे हम, है ना। तो इसलिए अभी जो है गवर्नमेंट है या इंडियन गवर्नमेंट ने और यूएस गवर्नमेंट में यही चीज़ डिस्कस हो रही है कि भाई 100 बिलियन जो है एनुअल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का टारगेट है बाय फाइनेंशियल ईयर 30, ठीक है, और ये भी फाइनेंशियल ईयर 30 तक ही है, बाय इतना हमें करना है। बायलैटरल, ठीक है, सिंगल नहीं, यूनिलेटरल नहीं। इकोनॉमिक चेन रिएक्शन, द ट्रिगर पॉलिसी चेंज क्यों है? यूएस ने टैरिफ रेट कम कर दिया है ना, जो हम पे इफेक्टिव 50% था, वो जिसमें 25% जो है रशियन ऑयल को खरीदने के लिए लगा हुआ था, वो कम हो गया। हमें एक कॉम्पिटेटिव एज मिल गया है और हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो आने लग जाएंगे वापस, है ना। तो जब ऑर्डर्स वापस आने लग जाएंगे तो अब उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। भाई जो एक्सपोर्टर्स हैं अब कैश को, मतलब कैश लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल बाय करना होगा, वेजेस पे करनी होंगी, है ना, अब काम स्टार्ट हो गया है, तो ह्यूज ऑर्डर आने वाले हैं, तो उसको केटर करने के लिए जो एक्सपोर्टर से कहाँ से लेंगे? बैंक से लेंगे। तो बैंक का रिस्पॉन्स क्या है? वो अपनी सप्लाई ऑफ क्रेडिट बढ़ा देंगे। तो बैंक सी वायबल ऑर्डर्स एंड लोअर रिस्क आर ओपनिंग द फ्रेश क्रेडिट लाइन, तो अब ये लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, वर्किंग कैपिटल देना स्टार्ट कर देंगे एक्सपोर्टर्स को, तो ये इम्पैक्ट है। द क्रेडिट क्रंच, नॉर्मली क्या है, देखो जो भी पहले 8 मंथ थे फाइनेंशियल 26 के, उसमें जो है ना एक्सपोर्ट क्रेडिट लगभग कितना 13.7% फॉल हो गया था, क्योंकि हम पे 50% का टैरिफ था और एक्सपोर्टर्स के पास कोई ऑर्डर, नए ऑर्डर थे नहीं, तो उनको अगर ऑर्डर ही नहीं है तो उनको लोन की ज़रूरत ही नहीं है। और बैंक भी बहुत ज़्यादा कॉशियस था, क्योंकि अगर वो मनी लेंड करे तो भाई ऐसा भी पॉसिबल है कि एक्सपोर्टर्स वापस पैसा पे ही ना कर पाए, है ना, बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर, तो वो रिवाइवल हो गया है ना। तो बैंकर्स लाइक विनोद कुमार, जो कि एमडी हैं इंडियन बैंक के, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आएगा इन द नेक्स्ट 2 और 3 क्वार्टर्स एज अ रिस्क ऑफ नो ऑर्डर्स हैज़ बीन रिमूव्ड। अब हमें ऑर्डर्स मिलेंगे। अगला मैट्रिक्स, द कंपैरेटर मैट्रिक्स, भाई इंडिया को 18% है, चाइना को 19 है, बांग्लादेश 20, वियतनाम 20, लेकिन सॉरी चाइना नहीं, इंडोनेशिया, चाइना को 34 है। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सीवियरली डिसएडवांटेज में है अभी। तो अभी जो है, जो लो मार्जिन इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे गारमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, वहाँ पर 2% का डिफरेंस भी बहुत मैसिव होता है ना, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा एज मिलेगी। अभी इससे क्या है, मल्टी मिलियन डॉलर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं, और जो कि ढाका में हुए थे, वो अब त्रिपुरा की तरफ भी आ सकते हैं, स्विंग बैक हो सकते हैं, है ना। जो गैप है चाइना के अगेंस्ट 16% का, वो जो है चाइनीज़ गुड को अनअट्रैक्टिव बनाएगा इन कंपैरेटिव टू इंडिया, और इंडिया उस वैक्यूम को क्रिएट करेगा, मतलब उस वैक्यूम को फिल करेगा।
की बेनिफिशियरी सेक्टर्स हमें पता ही है भाई कौन से जेम्स होने वाले हैं, ज्वेलरीज, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर्स, केमिकल एंड इंजीनियरिंग, ये सब सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, एक और सपोर्ट हमें पता है भाई, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन चालू कर दिया है ना ये। तो भाई अगर किसी को ये पढ़ना है ना, बहुत डेप्थ में, मैंने लगभग 1 घंटे की वीडियो है, ठीक है, आप एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पढ़ लेना, बहुत अच्छे से मैंने उसके अंदर पूरा सब कुछ डिफाइन कर रखा है कि क्या होता है निर्यात प्रोत्साहन, क्या होता है निर्यात दिशा, है ना, उसके अंदर कौन से क्रेडिट लाइंस हैं, उसमें कैसा डिवीजन कर रखा है, उसके अलावा एक 20% के अलग से सपोर्ट दे रखा है, क्रेडिट गारंटी दे रखी है। तो वो क्या है, अगर आपको पढ़ना है तो बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है ना। तो व्हाट इट इज़, अ मल्टी ईयर स्ट्रेटेजी है यूनियन बजट में, फ्रॉम द यूनियन बजट। और रोल क्या है, जब यूएस ने टैरिफ कट प्रोवाइड कर दिया है तो अब डिमांड वापस पुश बैक हो जाएगी। एंड दिस मिशन जो है, ये जो पर्टिकुलर मिशन है, पहले जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हुआ था, अब तो ये बढ़ाए, मतलब अब जो है सॉल्यूशन जो दिया है, ये सॉल्यूशन दिया है एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के थ्रू, अब वो एक बेनिफिशियल बनेगा। क्योंकि वो ये जो पर्टिकुलर मिशन था, ये हमें एडवर्स कंडीशन से निकालने के लिए था। अब हम वैसे ही अच्छी कंडीशन में पहले से ही हैं, अब गुड कंडीशन में हैं, तो अब गुड कंडीशन से और अच्छी कंडीशन में, वेरी गुड कंडीशन में लेके जाने का, तो और स्ट्रेंथन करेगा हमारे को। तो द मिशन स्ट्रेंथन द सप्लाई साइड, हेल्प एक्सपोर्टर्स एक्सेस फाइनेंस, अपग्रेड क्वालिटीज़, और मीट कर पाएंगे यूएस के स्टैंडर्ड्स एंड वॉल्यूम को, ठीक है। तो ये फ़ायदे वाली चीज़ है। लास्ट टॉपिक, प्राइवेट सेक्टर टू बिल्ड इंडियाज 5th जेन फाइटर्स। हॉल जो है, HAL जो है, हाल जो है, उसकी मोनोपोली को ख़त्म कर रहे हैं इससे AMCA शॉर्टलिस्ट में। तो एक वाटरशेड मूवमेंट था इंडियन एयरस्पेस इंडस्ट्री के लिए। फॉर डेकेड जो फाइटर जेट थी, कौन बना रहा था, वो एक्सक्लूसिव मोनोपोली थी किसकी, ए स्टेट ऑन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हाल। द आर्टिकल कन्फर्म्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ ब्रोकन द मोनोपोली, गवर्नमेंट ने मोनोपोली ब्रोक कर दी है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट किसको किया है, 3 प्राइवेट हैवी वेट्स को किया है, जिसमें टाटा आ रहा है, L&T आ रहा है, भारत फोर्ज आ रहा है, ठीक है, और एक्सक्लूड किया है हॉल को। भाई क्यों किया है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सिग्नलिंग अ पुश, वो स्पीड अप करना चाहती है इस प्रोसेस को, एफिशिएंट बनना चाहती है, और डेवलपमेंट करना चाहती है ऑफ अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एरोस्पेस कैपेबिलिटी आउटसाइड द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को भी देना चाहती है कुछ पार्ट। तो इसके अंदर टाटा टेसेल को, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को दिया गया है ना, चूज़ किया गया है, मतलब सेलेक्ट किया गया है, और लार्सन टर्बो को भी किया गया है, भारत फोर्स को भी किया गया है, ठीक है। बाकी सब पढ़ने का ही है। तो ये इनको 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 इस बार शॉर्टलिस्ट किया है, लेकिन हाल को एक्सक्लूड किया है। क्यों किया है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे पहले से ही आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं कर पाए, तो पहले वो ये सब चीज़ें पूरी करें। इनको अभी 83 तेजस MK-1A जेट प्रोवाइड देने हैं, और वो भी डेवलप कर रहे हैं तेजस MK-2। तो इनके पास पहले से ही बहुत कुछ है, इनकी ऑर्डर बुक पहले से ही फुलफिल्ड है और फिल है। तुम पहले ये काम पूरा करो, उसके बाद जो नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट दिस AMCA, इस हाल को देने से इन्होंने प्राइवेट कंपनीज को देना अच्छा समझा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट करेंगी, और फिर इसको इस पर्टिकुलर कंपटीशन को पूरा करने के लिए हाल को जो है स्पीड अप करनी पड़ेगी अपनी प्रोसेस। ये जो 83 है जल्दी बनाने पड़ेंगे, नहीं तो इनको कभी मिलेगा ही नहीं कोई, है ना। तो बाय चूजिंग द प्राइवेट प्लेयर, द गवर्नमेंट रिड्यूस द डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन फोकस्ड ओनली ऑन द AMCA, ठीक है। तो AMCA क्या है, इसमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं, अनलाइक द तेजस ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्या है, जो AMCA है उनको इनविजिबल टू रेडार बनाया जाएगा, उनको स्टेल्थ प्रॉपर्टी दी जाएगी। इसके अंदर AI और अनमेंड और मेंड दोनों टीमिंग की जाएगी। और टाइमलाइन क्या है, ये जो पर्टिकुलर विनर्स हैं ये 3 मंथ के अंदर डिसाइड किए गए हैं ना, जो तीन प्राइवेट कंपनीज को सिलेक्ट किया है, शॉर्टलिस्ट किया है, वो 3 मंथ के अंदर किया था। पहले बैच के अंदर 120 जेट बनेंगे, जिनकी डिलीवरी करनी स्टार्ट कर देनी है इनको 2035 तक। डिलीवरी का स्ट्रक्चर क्या है, देखो ये अलग जो विनर्स हैं वो अकेले काम नहीं करेंगे, वो एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी ADA के साथ काम करेंगे, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है जो पर्टिकुलर प्लेन का डिज़ाइन बनाया है। तो जो ADA है वो अपना डिज़ाइन या IP जो है इन प्राइवेट कंपनीज को देंगी, और ये कंपनी जो है प्रोवाइड कराएंगी फैक्ट्री, सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, और बिल्ड करके दिखाएंगी 5 प्रोटोटाइप। और इन 5 प्रोटोटाइप को बनाने के लिए ही बजट जो है बस 15,000 करोड़ दिया गया है। और क्या एक्सपेक्टेशन है कि 120 जेट बनने के लिए लगभग 15 से $20 बिलियन प्लस लग सकते हैं, ठीक है।
स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है, डी रिस्किंग करना चाहता है। जो इंडिया जो है करंटली बहुत ज़्यादा रिलाई करता है हाल पे, ठीक है, डोमेस्टिक जेट के लिए। अगर हाल ने स्ट्राइक किया या फेल किया तो हमारी एयरफोर्स सफ़र करेगी। तो हम जो है ना एक अलग पाथ क्रिएट करना चाहते हैं, प्राइवेट कंप्यूटर को लाना चाहते हैं जो कि डी रिस्क करेगा नेशनल की सिक्योरिटी, ठीक है। ग्लोबल एम्बिशन क्या है, गवर्नमेंट होप कर रही है दैट प्राइवेट प्लेयर्स ड्रिवन बाय प्रॉफिट एंड कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन बनेगा और प्रॉफिट भी बनाने की कोशिश करेंगे और प्राइवेट प्लेयर्स इससे ड्रिवन होंगे तो जल्दी करने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू बिल्ड द पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट फास्टर एंड चीपर देन द पब्लिक सेक्टर, और फिर पब्लिक सेक्टर भी इसलिए कॉम्पिटेटिव बनेगा, इवेंचुअली मेकिंग इंडिया एज एक्सपोर्टर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों में, ठीक है। थैंक यू।